आपने तो गोवा को खत्म कर दिया। स्कैम्स, बायर्स, ट्रैप, मनी, घोटाला तो रियल एस्टेट में तो होना ही है। बायर्स ऑल्सो गेट ट्रैप्ड क्योंकि स्कैम जब होता है ना वो एक बड़ी लेवल पे हो जाता है। उसका ना मैंने तो लैंड का टाइटल देखा था, मेरे साथ स्कैम हो गया। 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ के फ्रॉड का उसके तो पूरी मतलब जिंदगी की कमाई पूंजी है। मेरे ख्याल से 30% प्रॉपर्टीज ऑफ असगांव इज नोन एज एनिमी प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया जो 670 रुपए वागातोर लिया था, आज 1,25,000 रुपए मीटर है। Where do you see yourself after 5 years at Mani Vadwa and your company? Goa. So when we talk about Goa, there are so many things which comes into everyone's mind. It could be a Susagat life like freedom. It could be the sand, beaches, and the hotels, the luxury, the vacation, and so many other things. The greenery around Goa and so many other things which comes into everyone's mind. Whether you are in Goa or whether you are in any part of India or the world, Goa is looked upon. So when we say Goa and then we club it with real estate, then something amazing happens. Real estate is a big market, like huge market. And in this huge market, Goa is a very small place. But however, in Goa, there is interest of each and everyone. यार मेरे को कोई गोवा में एक घर दिला दो. So for them, if you are from Delhi, if you are from Bombay, the perception, the idea of having a house in Goa varies. बॉम्बे वाले को 1 BHK अपार्टमेंट दे दो, दिल्ली वाले को यार मुझे एक कोठी दे दो, किसी को कोई प्लॉट दे दो, किसी को कोई कुछ, बट सबको एक पीस चाहिए गोवा का और है इतना छोटा। तो जब आप गोवा में मैं आपको बताता हूँ, सो व्हेन आई टू गो आउटसाइड ऑफ गोवा, इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो व्हेन आई से गोवा तो सबसे पहले लोग बोलते थे हाँ यू आर फ्रॉम गोवा ऐसे। अभी क्या बोलते हैं कि गोवा, अच्छा रियल एस्टेट मार्केट बूमिंग है गोवा में, क्या रेट चल रही है, बीच की तरफ में क्या रेट चल रहा है, वहाँ पे मकान कितने में मिलेगा, सो मेनी क्वेश्चन कम्स अप। बट व्हेन आई गो आउटसाइड आई डू नॉट आस्क देयर रियल एस्टेट मार्केट। When I go now, like for example, I went to Bangalore, I spoke about the real estate market in Goa, and the first thing came from someone's mouth was, अरे गोवा मैं जानता हूँ, मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को जानता हूँ, डू यू नो लक्सोफाई? तो मैं बोला अच्छा आप जानते हो, हाँ ये बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, कितना सारा मैंने उनका स्पॉन्सर्ड एड्स देखता हूँ, दे आर बिग पीपल आई थिंक इन गोवा ना। बोलता है मुझे बहुत फ़ख्र होता है, आई फील गुड कि किसी को हमारे एक गोवन ब्रांड पे एक नाज है। गोवन ब्रांड जो गोवा से बाहर जाके पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज मैं किससे बात करने वाला हूँ, उनसे बात करने के लिए मुझे बार बार हंसना पड़ेगा क्योंकि बहुत जोवियल पर्सनैलिटी है, मैं थोड़ा कम हंसता हूँ, बट उनसे बात करके शायद मैं भी कुछ सीख लूँगा। यहाँ पे मैं मनी सिंह वाधवा को हमने आज इनवाइट किया है और आज हम उनसे जानेंगे, उनसे सीखेंगे। आप कोई भी किताब खोल के देख लो रियल एस्टेट की, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट व्हेन यू टॉक टू पीपल हु हैव एन एक्सपर्टीज ऑफ 15 years 20 years इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट, यू लर्न 1000 times व्हाट अ बुक कैन टीच यू। वही हम आपको एक थोड़ी बड़ी किताब लाके दे रहे हैं आज, जिसमें हम आपको, वो आपसे कुछ सीक्रेट्स रिवील करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, उससे आपका थोड़ा समय बच जाएगा। अगर आप कोई इन्वेस्टर हो, अगर आप कोई बायर हो, और या फिर आप कोई यंग ब्रोकर हो, यंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मनी सिंह वाधवा जिन्होंने शुरुआत की थी निर्वाणा नेस्ट से, फिर उन्होंने अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी हब की शुरुआत की। प्रॉपर्टी हब एक बहुत बड़ा ब्रांड है गोवा में। उसके बाद उन्होंने लक्सोफाई की शुरुआत की और आज आज लक्सोफाई पूरे गोवा के मार्केट में छा चुका है, पूरी इंडिया के मार्केट में उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। मैं उनसे सीधे बात करना चाहूँगा और उनसे खुद सुनते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरुआत की, कहाँ आज वो है, और उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, आपको क्या सीखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं। मनी जी वेलकम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपने अपना कीमती समय दिया। आप रियल एस्टेट मतलब बहुत बिजी होते हैं लोग, सब लोग बोलते हैं कि बहुत बिजी है, किसी को भी फ़ोन करो मैं बिज़ी हूँ, मैं साइट विज़िट पे जा रहा हूँ, क्लाइंट से मिल रहा हूँ। आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का, हमारे व्यूअर्स को जानने का कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप एक क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हैं उनको। अपने बारे में अगर कुछ बताएंगे आप, आपके बारे में, आप कहाँ से हो, क्या हॉबीज़ है आपकी,
पैशन क्या है आपका, आप क्या बनना चाहते हो, थोड़े से मतलब इन अ ब्रीफ इफ यू कैन टॉक टू अस एंड टेल आवर ऑडियंस। थैंक यू प्रसाद भाई फॉर लवली इंट्रो। ये इंट्रो ऐसा लग रहा था जैसे सौरभ द्विवेदी जी फ्रॉम ललन टॉप ले रहे हों, और थोड़ी देर और इंट्रो करते मेरा तो शायद मेरी आंख से भी एक आंसू गिर जाता। जी हाँ, एनीवे, माय नेम इज मनीष सिंह वाधवा। आई एम अ फाउंडर ऑफ प्रॉपर्टी हब गोवा एंड को फाउंडर ऑफ लक्सोफाई रियलिटी। जैसा कि प्रसाद भाई आपने कहा, एक जर्नी जो है वो कुछ इस तरह से है कि 2006 में मैं दिल्ली से गोवा आया, एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क फॉर कंपनी कॉल्ड निर्वाणा नेस्ट। निर्वाणा नेस्ट की यहाँ पर पहले भी प्रेजेंस थी, 1991 से वो यहाँ होटल्स बना रहे थे, बट रियल एस्टेट डिवीजन में वो पहली बार आए थे, और मैं सिंस 2000 से दिल्ली में रियल एस्टेट कर रहा था, फार्म लैंड्स एंड बाकी कुछ। 2006 में जब मैं गोवा आया, 2006 से 2011 तक आई वर्क फॉर दिस कंपनी निर्वाणा नेस्ट। फ्रॉम 2011 वो कंपनी वापस होटल डिवीजन की तरफ चली, तो रेजिडेंशियल और रियल एस्टेट उन्होंने काइंड ऑफ शट डाउन कर दिया, बट मी ऑलवेज अ सेल्स गाय opened this company called goapropertyhub.com is my website, and इसमें मेरे पार्टनर है विशाल भामरे। ही इज 10 years younger to me, very energetic guy। हमने 2011 से 2016 तक इस कंपनी को प्रॉपर्टी हब के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया। गोवा के अंदर प्रोफेशनल ब्रोकरिज्म बहुत रेयर थी, ज़्यादातर पंजिम में प्रसाद भाई, एलन भाई, कुछ लिमिटेड लोग ही इसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे चला रहे थे। वी मेड अ कंपनी इन नॉर्थ गोवा के इस बेल्ट पे, जो उसको कोस्टल बेल्ट कहा जाता है। वी वर एक्टिव ऑन दिस लैंड। माई जॉब इज टू लुक आफ्टर द लैंड, द टाइटल, द टेक्निकल्स, विशाल लुक आफ्टर द रियल एस्टेट रिटेल मार्केट। ये दो काम थे। पर 2021 तक वी वर डूइंग डिसेंटली गुड, बट द मार्केट एवरीबडी नोज चेंज। The COVID changed the market. The luxury thing started happening. So we come up with this new thing called Luxofy. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मारुति ने नेक्सा लॉन्च किया, मारुति के अरीना है और उनका प्रीमियम प्रोडक्ट एलेक्सा और नेक्सा में आता है। सिमिलरली वी स्टार्टेड प्रॉपर्टी हब के साथ साथ लक्सोफाई, उसका प्रीमियम एंड मैंडेट प्रोजेक्ट्स। ये सब काम करते करते मैंडेट्स इसलिए बिकॉज कई सारे बिल्डर्स जो हमारे साथ अटैच्ड हैं, वो प्रोडक्ट तो बनाते हैं, 2 विला 4 विला 10 विला या 30 अपार्टमेंट, उनका मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उसका प्लेटफॉर्म हमने बनाया लक्सोफाई। 2021 में हमने इसकी स्टार्ट किया, 2022 में हमने पैरेलली इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट की, और 23 में हमने हिमाचल स्टार्ट किया। हम सेकंड होम मार्केट के प्लेयर हैं, गोवा एंड हिमाचल दोनों में सिर्फ सेकंड होम्स देते हैं। 2024 में हम महाराष्ट्र के साउथ, गोवा के नॉर्थ, कोंकण, स्टाडा में भी एंटर कर। दिस इज वी आर प्रॉपर्टी हब एंड लक्सोफाई रियलिटी। ये छोटा सा हमारा इंटरव्यू है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। मनीष जी, गोवा को बेवर्ली हिल्स मतलब बोलते हैं इंडिया का, तो उसको बनाने आप मानते हो इस चीज़ को? जी, इन मेकिंग ऑफ बेवर्ली हिल्स ना, बिल्कुल मानता हूँ। मानते हैं तो, और इसको बनाने में आपका कितना हाथ है? बनाने में हाथ आप ऐसे कह सकते हैं कि 2006 में जब मैंने रीच गोवा, मैं कार से आया, क्योंकि मुझे आइडिया हो चुका था कि मुझे यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करना है और यहाँ कार की नीड थी। कैसेट से सीडी का टाइम था, कैसेट से सीडी की तरफ आप चल रहे थे, और आज सीडी से आप स्मार्टफोन पर आ गए। तो सेम गोवा को मैं बेवर्ली हिल्स के साथ देखता हूँ कि दैट टाइम फर्स्ट प्रॉपर्टी इन 2006 वी पिक्ड इट अप इन वागातोर JW मैरियट जहाँ है फॉर 672 रुपीज, और आज प्रसाद भाई वहाँ क्या रेट होगा? 1,20,000 रुपीज मीटर। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, और बेवर्ली हिल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस हमारा इसलिए आ गए क्योंकि 2006 टू 2009 तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हमने की, दैट टाइम आई यूज्ड टू डू एग्जीबिशंस। आई डिड अराउंड 14 एग्जीबिशंस इन अब्रॉड and around 37 exhibition that time in India in 2009 and 10, and that time I have to tell people कि गोवा कालनगुट से आगे भी है। That time we started in Anjuna, we started in Vagator, we have 5 hotels coming up, 7 residential projects coming up। तो इसको बनाने में मैं प्राउडली कॉलर अप करके कह सकता हूँ कि हाँ, हमारा भी हाथ है। यस, इट इज। तो जो आप एग्जीबिशंस किया है, इतने सारे प्रमोशंस किए हैं, मार्केटिंग गोवा का किया है आपने, तो वो तो सारे लोग करते हैं, मतलब हर एक जो वेल नोन एजेंसी है गोवा में, वो तो सारे लोग इंडिया में भी करते हैं, दुबई में भी करते हैं, जहाँ पे भी एग्जीबिशन लग। आप उनसे यूनिक कैसे हो? आपने क्या अलग किया? सी हम उनसे यूनिक कैसे थे कि वो जितनी भी एग्जीबिशंस कर रहे थे वो ज़्यादातर थोड़ा बहुत दिल्ली या बॉम्बे तक कर रहे थे। वी अंडरस्टूड दिस कि गोवा इज अ वर्ल्ड क्लास मार्केट, और इसीलिए हम उनको दैट टाइम एनआरआईज को टैप करने अब्रॉड पहुंचे। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, लंदन में जबकि गुजरातीज हीरो
हैरो जो एरिया है वहाँ पर रहते हैं। मैंने वहाँ एग्जीबिशन की और एक एग्जीबिशन में 24 यूनिट्स अंजना में बेचे। 24? यूनिट्स दैट टाइम। और वो यूनिट ऐसे थे कि वो 1 बीएचके के यूनिट्स थे और वहीं पर तभी बीएनबी ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट था। तो हमने 1 बीएचके के यूनिट्स उनको सेल किए। वो 1 बीएचके के यूनिट वापस बैकअप में रेंट बैक पे लिए और हमने उनको रन करके उनको भी अर्निंग दी, गोवा में लोकल्स के साथ भी अर्निंग की। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट लेके आए। तो ये कब हुआ, कौन सी ये ईयर में हुआ? 2007 में किया। 2007 में 7, 8, क्या 9 वैल्यू था उसका? उस समय 24 लाख रुपीस का तो वैल्यू। आज की तारीख में क्या वैल्यू होगा? आज आप भी जानते हैं, आप भी बता दीजिए क्या वैल्यू है। क्या 90 लाख, 1 करोड़? 1 करोड़ 40 लाख रुपए। 1 करोड़ 40 लाख? जी, देखा वो भी गिर गया। 1 करोड़ 40 लाख बहुत होता है, और उसमें फिर आपने उसको वैल्यू एडिशन भी किया है। वैल्यू एडिशन किया। सी पहले मैं इस तरह से कहूँगा कि कई बायलॉज थे। तभी शुरू-शुरू में आपके पास सिर्फ बायलॉ था रेजिडेंशियल पहले बनाने का, बाद में होटल कन्वर्ट करने का, मिक्स लैंड यूज़ का। ये बायलॉज के लिए भी हम एक्टिव थे बीच में। तो कई सारे बायलॉज बिकॉज़ हम शुरू से दिल्ली नॉर्थ इंडिया में काम कर चुके थे, तो वो उसके अडॉप्शन यहाँ कराने के लिए उनके सारे फॉर्मेशंस को यहाँ फॉर्मेट करके उसको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाए हम लोग मिलके। तो ये तो एक आपकी कंपनी ने किया, प्रॉपर्टी हब ने किया, आपके पार्टनर है, आप है, आपके स्टाफ है। लेकिन जब मैं रियल एस्टेट को देखता हूँ तो हमेशा मैं देखता हूँ कि एक इंसान, रियल एस्टेट को आप कोई एक नेचुरली कंपनी की तरह नहीं देखते। तो एज मनी सिंह वाधवा, आप कैसे अलग हो लोगों से? ऑफ कोर्स आपकी कंपनी है, सारे स्टाफ है, आपके पार्टनर्स है, एसोसिएट्स है, डायरेक्टर्स है, लेकिन आप अलग कैसे हो? क्योंकि आपके आपको जैसे आपने कहा कि गोवा को बेवर्ली हिल्स बनाने में आपका एक योगदान है, आपकी कंपनी का योगदान, आपका कितना है? देखिए, वैसे तो आई टोटली बिलीव ये टीम वर्क है। आप मेरे पार्टनर से बात करेंगे तो भी वो सेम जवाब देगा जो मैं देता हूँ। हम दोनों की ये कहते हैं ना, दोस्त जिस्म एक जान है। बट मेरा केस ऐसा है कि मेरा काम मेरी टीम से 1 ईयर पहले स्टार्ट होता है। एक ओके। सही लैंड को आइडेंटिफाई करना, वहाँ पर एक सही प्रोडक्ट का आना, उसको सही बिल्डर के साथ एसोसिएट करा के उसको सही प्रोडक्ट को एस्टेब्लिशमेंट करके प्लेटफ़ॉर्म पे फिर टीम को देना। तो मेरा काम मेरी टीम में 1 साल पहले स्टार्ट होता है, जहाँ पर सबसे स्पेशल है लैंड को आइडेंटिफ़ाई, उसका टाइटल, उसके टेक्निकल्स और एक्चुअली उसमें माइंड प्ले आर्किटेक्ट से पहले ये बताना कि उसमें क्या आएगा, क्या आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कांदिलिम की सबसे पहली बिल्डिंग, आज अगर आपने रिजेंटा कांदिलिम में देखा हो, तो कांदिलिम में सबसे पहला 150 एफएसआई हमारी बिल्डिंग पे आया। तो मैंने उनका ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल किया, उनका फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल कराया। उस वो हैरान थे कि सर फर्स्ट फ्लोर पे तो कमर्शियल होता नहीं, और आज उनका फर्स्ट फ्लोर के साथ-साथ सेकंड फ्लोर भी कमर्शियल सक्सेसफुल है। तो एफएसआई मतलब 150%? 150 एफएसआई थी और 150 एफएसआई में तो आपका पहले कितनी थी उसकी? पहले 80 थी। 80% थी, मतलब आप 1000 के प्लॉट में 80% बना सकते हो बिल्डिंग, हाँ, तो आपने उसको 1000 के प्लॉट में 150 लेके चले गए। 150 है तो वो उन्होंने पहला पहला वाला प्रोजेक्ट। वो इस तरह से प्रोजेक्ट था जहाँ पर वो कमर्शियल को सिर्फ छोटा-सा रख रहे थे, रिसेप्शन सामने रख रहे थे। तो उसमें आई जस्ट प्ले माय माइंड आई सेड कि आप इसके रिसेप्शन को साइड से लीजिए, कमर्शियल की एक्टिविटी है। बिकॉज़ गोवा रेजिडेंशियल के साथ-साथ एक कमर्शियल की भी मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट है बिकॉज़ वी हैव अ मिक्स्ड लैंड यूज़। यहाँ पर इस तरह की मार्केट्स तो बनती नहीं जैसे बाकी स्टेट्स में होती। तो उसको ऐड ऑन करना, वो एक काम था। दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले बताया कि होटल जिसके अंदर रेजिडेंसी मिक्स करनी थी। या तो होटल बनते थे या रेजिडेंसी बनती रेजिडेंस थी, बनती है। उसको मिक्स करना। कोई बड़े रिज़ॉर्ट्स लाना चाहता है तो उनको एक्सप्लेन करना कि आप क्यों सिटी के पास छोटा रिज़ॉर्ट ले रहे हो, महँगी सिटी, आप दूर जाइए। तभी आईपीबी बोर्ड आया, आईपीबी बोर्ड के अंदर चेंज करना, कैसे आपको बेनिफिट्स करेगा। तो ये सारी चीज़ों का मेरा वो रोल, और साथ-साथ सिंस आई वाज़ फ्रॉम दिल्ली 2000 से कर रहा था, तो मेरे इन्वेस्टर का मेरे पे ट्रस्ट लाना और वो 5 साल बड़ी डेडिकेटेडली उस पे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ काम कराना और उसमें उनके रिज़ल्ट्स ला के देना। ये मैं ये नहीं कहूँगा 1-2, शायद कम से कम नहीं तो 40 प्लस इन्वेस्टर मेरे साथ दिल्ली से गोवा में आए और उन काम किया। दो चीज़ें हैं, एक तो मतलब आपका जो एक 2 डेकेड का काम है, उसका नेटवर्क, उसका जो ट्रस्ट है, उसकी वजह से आपको यहाँ आपकी कंपनी और आपके स्टाफ और आपके जो भी एसोसिएट्स हैं उनमें आपकी ट्रस्ट की वजह से आप कुछ अलग कर पाए। सो दैट्स द यूनिक थिंग, आई थिंक व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू। जी, उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, बात लर्निंग की नहीं है, बात ये थी कि अक्सर रियलिटर को ना और बिल्डर को बुरे नाम से कहा जाता है। जैसे अक्सर हीरानंदानी जी कहते हैं यार कि मैं चाहता हूँ कि बिल्डर को बुरे नाम से ना कहा तो जाए। मूवीज में तो ऐसे ही दिखाते हैं ना, ऐसे बिल्डर आ हाँ, गया, माफिया बॉडी कहते हैं, बॉडी सब माफिया कहते हैं उसको, बिल्कुल बिल्डर माफिया बोलते बिल्डर हैं। माफिया कहते हैं। अब आप उसको रियल्टर माफिया कह लीजिए। मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ इन एंड आउट यहीं से होता है। बट फैक्ट ये था कि रियल एस्टेट को एथिक्स के साथ और लॉयल्टी के साथ किया जा सकता है। रियल एस्टेट में भी पिन करने
करने के अलावा कि सर ये प्रॉपर्टी अच्छी है ले लो, उसके अलावा बहुत कुछ काम किया जा सकता है। आई थिंक इफ यू कंसिस्टेंटली डू समथिंग बैक टू बैक ऑन द सेम थिंग, यू विल गेट योर यू विल स्टैंड आउट। Yeah. मतलब आउट ऑफ बॉक्स तो सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे इतने अमीर लोग हैं और जो उनका जो ट्रेड होता है वो शायद रियल एस्टेट नहीं होता है, जी वो शायद हॉस्पिटल्स हो सकता है, वो होटल्स हो सकता है, या फिर कोई डायमंड इंडस्ट्री हो सकती है, क्लोथिंग इंडस्ट्री हो सकती है। बट जो एक रियल्टर को देखते हैं, जो एक रियल एस्टेट एजेंट को या एक जो बिल्डर को देखते हैं, वहाँ पे एकदम सोच लोगों की बदल जाती है। तो उसमें से निकल के आपको इस मुकाम पे उस एजेंसी को या फिर उस प्रोफेशन को ग्लोरीफाई कराना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि आपने वो काम किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बताऊं, मैं साउथ इंडिया के बारे में तो इतना नहीं जानता, या बॉम्बे के में भी जानता हूँ कि वो वन सिंगल प्रोफेशन पे काम करते हैं। 2000 से मैं रियल एस्टेट में हूँ और मैंने दिल्ली के अंदर जो स्पेशलाइज्ड एरिया देखे। दिल्ली में एक आदत है, नॉर्थ इंडिया की एक आदत है कल्चर की, कि वो हमेशा दो काम करते हैं। एक जो उनका काम है, जैसे किसी का टेंट का काम है, किसी का उनका डेकोरेशन का है, किसी का हाँ। शूज का काम है, वो पैरेलली रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो अच्छा। दिल्ली में करते हैं, वहाँ एक बिल्डिंग बना ली, फ्लोर बना लिए। अच्छा। वो लोगों का भी यहाँ आना हुआ, गुड़गांव में फ्लोर्स बना रहे हैं, वो भी आना हुआ। बट जब वो जहाँ आए तो मैंने उनके साथ एक ही चीज को बोला, अगर आप प्रॉपर रियलिटर नहीं है, देन डोंट गेट इन, देन बी इन्वेस्टर। जैसे उसका एक लाइव एग्जांपल है व्हाट आई डिड, कि आप एक प्रॉपर रियलिटर बिल्डर हैं, और मेरा दोस्त है जो जिसकी शू फैक्ट्री है लेकिन पैसा है, तो उसकी मैंने लैंड में इन्वेस्टमेंट करा दी, और आपको बिल्डर को उससे बिल्डिंग बनवा दी, दोनों की जॉइंट वेंचर करा दिया। तो दोनों का प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम ला रहा, दोनों हैप्पी रहे। अब यही जो इन्वेस्टर है मेरा, जब वो यहाँ बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता है, फेल हो जाता है। रीजन है यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के बायलॉस, यहाँ के लिए पेशेंस चाहिए आपको। उन चीजों पे मेरा बड़ा ही सेंट्रल रोल रहा है कि दो राइट लोग मिलके काम करें, ना कि इन्वेस्टर बिल्डर बनने जाएगा तो वो बिल्डर भी नहीं बन पाएगा, इवेंचुअली वो वापस चला जाएगा कि यहाँ काम नहीं हो। मैंने जस्ट आपने अभी जस्ट पहले बोला, यू सेड कि मतलब रेजिडेंशियली बनते थे यहाँ पे गोवा में, कमर्शियल भी चाहिए था। नहीं तो गोवा में कमर्शियल मतलब होटल्स पकड़ लेते हैं हम जी। लोग, अकोमोडेशन, गेस्ट हाउसेस या जो भी आप उसको कह लो। तो किसी ने मुझे कहा था कि आपका घर आपकी दुकान की वजह से बन जाएगा, जी। लेकिन आपका दुकान आपके घर की वजह से नहीं बनेगा। तो मुझे पहले पहले नहीं समझ में आता था, लाइक 13-14 ईयर्स बैक आई डिडंट नो अबाउट दिस कि ये क्या आप बोल गए। जी, जी। लेकिन उसके बाद समझ में आ गया कि क्या। तो मैं एक्चुअली आपसे समझना चाहूँगा कि घर इम्पोर्टेंट है या मकान इम्पोर्टेंट है यार, क्या खरीदना चाहिए पहले? सर देखिए, सबसे अच्छी बात गोवा की एक है कि यहाँ मिक्स लैंड यूज, यहाँ आपके घर के नीचे ही आपकी कमर्शियल दुकान बन सकती है। आप काफी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इम्पोर्टेंट एक्चुअली। पॉइंट, आप हाँ। काफी स्टेट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो आप घर ही के कॉम्प्लेक्स में, यहाँ 6 मीटर रोड पे आपकी एक छोटी सी शॉप हो सकती है, आप ग्राउंड फ्लोर का 20% कमर्शियल। अब एक लाइव एग्जांपल है, पहले आज से जब मैं 20 साल पहले गोवा आया था, तो 15-16 साल पहले मैकडोनल्ड्स ओपन हुआ बेलगांव में, यहाँ नहीं हुआ था। आई यूज्ड टू शॉक कि यार यहाँ नहीं है और वहाँ है। पहला कमर्शियल आया ही मैकडोनल्ड्स मॉल के अंदर। इसका आज क्या हो रहा है, आप आज नोटिस करिए कि कालंगुट में विदिन 2 किलोमीटर है, और आप अब्रॉड जाते हैं आपको हर 700-800 मीटर में एक मैकडोनल्ड मिल जाता है। ये कमर्शियल एक्टिविटी है। आप कमर्शियल जरूरी नहीं है कि शॉप बना के खुद ही चलाएं, आप उसे रेंट पे दें। और एक से मैकडोनल्ड्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स जो अब गो इंडिया के साथ से मिड लेवल ब्रांड हो चुके हैं। कोस्टा कॉफी, मैकडोनल्ड, कमर्शियल रेस्टोरेंट्स, शूज। आप चोगम रोड को देखिए, आज एमजी रोड को देखिए। किसी पहले क्या था, एक मार्केट से मापसा की मार्केट है या पंजिम की मार्केट है, अब एक्चुअली ड्राइव वे मार्केट है। आप मडगांव से साउथ जाते हैं तो बड़ा सा शोरूम है वहाँ वेस्ट साइड का, सोलो स्टैंड अलोन शोरूम है, बिकॉज एवरीबडी हैज अ कार एंड वो ड्राइव करके शॉपिंग को एक एक्सपीरियंस कर रहा है। पहले आपने एक जगह रखा, जहाँ वहां गए, वो आपकी नेसेसिटी थी, अब शॉपिंग एक एक्सपीरियंस मतलब पहले कन्वीनियंस देखते थे, आज वो कहीं कुछ खरीद रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, तो उसका प्राइस नहीं देख रहे, उसकी एक्सपीरियंस जो उनको मिल रहा है वो देख रहे हैं। मतलब दे आर रेडी टू स्पेंड मनी फॉर दैट एक्सपीरियंस। वहां मैं कहूंगा कि आज अगर आपका मेन रोड पे, हाईवे पे पहले घर रेजिडेंशियल का था, तो वही वो नेक्सा का शोरूम बन चुका है, वही मैक्स का शोरूम बन रहा है, तो ये और जाएगा। ये अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन पैरेलली, और टूरिस्ट पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास अगर 15 लाख की पॉपुलेशन गोवा की है, तो 1.5 करोड़ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन शॉपिंग जरूर करती है,
और इसलिए आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल और मिक्स्ड लैंड चलता है। आपने तो गोवा को ख़त्म कर दिया। आप लोग बाहर से आ गए, लोग प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, आप रियल एस्टेट एजेंसी हो, आप बनाते हो, बेचते हो। गोवा तो ख़त्म हो गया उसमें। ऐसे लोग बोलते हैं, पीपल टॉक अबाउट कि यार गोवा तो इतना सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एज अ रियल्टर मैं जानता हूँ इवॉल्व होते रहता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि ख़त्म किया है या फिर इसको इवॉल्व किया है या ये होना ही था? मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ एक बार। एयर एशिया कौन हेड करता था? मिस्टर टोनी। वो गोवा से थे। वो बाहर गए, वो अब्रॉड गए, उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा, उन्होंने एयर एशिया को ऐड किया, बाद में एयर इंडिया के मर्जर को। ये तो आपकी डेस्टिनी है कौन सी कहाँ ले जाती। पहले पहले हाँ, आज की माइग्रेशन आ रही है, बट चलो उस पर भी आते हैं। आप भी ट्रैवलर हो, मैं आपको धर्मशाला में भी मिला था। हम दोनों आपकी बिटिया का एक टूर्नामेंट करेक्ट, था। हाँ। आपने 1.5 डे और धर्मशाला मैं में लगाया। एक्चुअली सोच रहा था कि आप मुझे मिलोगे और आप मुझे एक्चुअल में मिल गए वहाँ मिल गए पे। वहाँ। अब मेरा हिमाचल में हाँ, प्लान था। बट आपने हिमाचल में आपको कितना एक्टिविटी, आप 1.5 डे थे वहाँ, हाँ, आराम आप से। चले गए। क्योंकि वहाँ पर वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स नहीं थे, वैरायटी ऑफ फन नहीं था, नहीं था। जो आज की मार्केट बाहर से आई है। क्या बैंगलोर का पब नहीं है? नाम यहाँ दिल्ली वालों का है, पर क्या बैंगलोर से, बॉम्बे से ब्रांड्स नहीं आए हैं? आए उन हैं। ब्रांड्स ने नॉर्थ गोवा में अंजुना, वागातोर, रसागांव, सियोलिम, मोरजिम, मांद्रेम, इनके अंदर वैरायटी ऑफ जो कहते हैं कैफेज, रेस्टोरेंट्स। आप जहाँ से गोवा में पहले क्या मार्केट हम करते थे? हम करते थे नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, हाँ, हिस्ट्री देखने गए। आज ओल्ड गोवा का चर्च देखा, आज हाँ, दूधसागर फॉल देखा, आज 4-5 ये देखी, चीज़ें शाम देखी। को एक कैसीनो थोड़ा सा एंजॉय किया, फिनिश। नाउ यू कैन एक्सपेंड योर हॉलिडे फ्रॉम 2 days to 7 days गोइंग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। तो सिर्फ गोवा में रियल एस्टेट नहीं आया, रियल एस्टेट के साथ हॉस्पिटैलिटी भी उसी स्केल की आई। तो जब हॉस्पिटैलिटी आएगी, जब बड़े-बड़े ब्रांड्स आएँगे, जब नोवाटेल एंड इतने बड़े-बड़े होटल्स की चेन्स, मैरियट्स एंड ये सब आएँगी, तो वो अपने साथ मैन पावर को ढूँढेगी, स्किल्ड मैन पावर ढूँढेगी। मैन पावर चाहिए तो रियल एस्टेट चाहिए। हाँ, ये इस बात को मैं तो मानता हूँ, क्योंकि लाइक एवरी संडे लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, दे विल से यार चलो एक नया एक रेस्टोरेंट खुला है या फिर कोई नई एक कैफ़े खुली है, वहाँ बैठ जाते हैं। पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले हम लोग जैसे आपने कहा कि वी यूज्ड टू गो टू ओल्ड गोवा या फिर आप मोर जिम बीच पकड़ लो या कहीं भी बीच पे जाके हम लोग यूज्ड टू स्पेंड वन होल डे एंड कम बैक। बट नाउ वी हैव अ रीज़न टू गो टू अ प्लेस टू एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर कैफ़े विच इज़ जस्ट ओपनड अप। उसका खाना, उसका कल्चर, उसके लोग, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो रियल एस्टेट में मतलब मुझे जैसा आप बता रहे हो, मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ कॉन्क्रीट वॉल, इट्स अबाउट बिल्डिंग दैट एक्सपीरियंस टू यू फ्रॉम समवेयर एल्स टू गोवा। करेक्ट। तो आपको वहाँ जाना नहीं पड़े। जैसे कि अगर मैं कोई फॉरेन कंट्री में जाऊँगा तो वहाँ कितने स्पेंड करता हूँ पैसे एक इटालियन फूड खाने के लिए। करेक्ट। वही मैं अगर कलंगुट या मोरजिम या कहीं पे एक कैफ़े में जाऊँ तो वहाँ मुझे सेम चीज़ मिल जाती है। तो इवन इफ़ आई एम नॉट एबल टू गो देयर, आई एम एबल टू एक्सपीरियंस दैट। या आपने ये बात सही कही, ये लोगों को जाननी चाहिए इसमें इसके मैं बारे में। कहूँगा ये वी हैव बिकम द वर्ल्ड फूड सिटी अच्छा। इन टर्म्स ऑफ यस, हूएवर कम्स ही विल, कोई भी आता है वो गोवन फिश करी, इफ ही इज नॉन वेजिटेरियन गोवन फिश करी खाए बगैर नहीं रहेगा। ओके, दैट्स वन थिंग। वो यहीं अच्छी लगती है। उसका एग्जांपल, आप उसको सेम फिश को दिल्ली में खाओगे अच्छी नहीं लगती। फ्यूजन फूड है, फिश करी है, कैफे कल्चर है, इवनिंग कल्चर है, साउंड कल्चर। फॉर एग्जांपल केरला में बीचेस हैं, रिवर है, बट वहाँ एक ही चीज मिसिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट फूड। सेकंड, नाइट लाइफ। वो इंफ्रा क्यों नहीं तैयार हुआ? वो केरला के उस बीच से, बिकॉज वो गॉड कंट्री, वो उसी तरह से चली। आई एग्री, गोवा इज वॉज सुसेगाड, गोवा ऑल्सो इज सुसेगाड। अब फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ गोवा का साउथ गोवा क्या है? कंप्लीट डिफरेंट है। नहीं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा नहीं, नॉर्थ गोवा का साउथ गोवा क्या अच्छा, है? नॉर्थ गोवा का साउथ गोवा क्या है? अभी बता दो। आइए 5 मिनट में यहाँ से ले जा सकता हूँ आपको। पोम्बरपा, सिलवातो द मून, बसलोरा, उक्कासाई, अल्दोना, मोइरा, नशनोला, अच्छा। ये सब 5 मिनट में पीस में पहुंचते हैं आप सर, और 10 मिनट में एक्शन में पहुंचते हैं। तो हाँ, वी आर एकदम बैलेंस, इट इज अ शिफ्ट हो बैलेंस। जाता है एकदम। आप शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहां एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, वहाँ नहीं वहां है। कोई बड़ी हाउसिंग नहीं है। तो जहां पर बड़ी हाउसिंग थी, अब सवाल पर आते हैं कि हमने क्या किया रियल एस्टेट। जहां पर एफएसआई अवेलेबल थी वहीं बिल्ड किया, जहां कहीं लैंड का जो पॉसिबिलिटीज थी वहीं बिल्ड किया। और जहां, अब एक सिंपल एग्जांपल है, दिल्ली एंड एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव किस तरफ गया? इस तरफ तो एक तरफ
सी है, आप कहाँ जाओगे? सीआरजेड के रूल से नहीं बना सकते। कालनगुट से मार्जिन तक एक स्ट्रिप है, वो बनाते हैं। फिर फील्ड आ जाती है, आप नहीं बना सकते। फिर पारा आता है, फिर फील्ड आती है, फिर मापसा। तो ये टोपोग्राफी एक बैलेंस्ड है कोस्ट लाइन की, जहाँ कोस्ट की एक्शन सिटी है। उसके पीछे चले जाए हाईवे के उधर, तो वी हैव पीस सिटी। यू कैन स्टे देयर एंड पार्टी देयर। दिस इज समथिंग, ये बैलेंस हो रहा है। आप थोड़ा एक बार ड्राइव को लेफ्ट की जगह राइट कर लीजिए, तो ये सवाल जो कई सारे लोगों का है कि टू मच ऑफ गोवा हैपनिंग, टू मच ऑफ बिल्टअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सॉरी सर, गोवा फिर से एक पहले की एक और था, जब हमारे पास पोर्चुगीज हाउसेस या दूसरा की फील थी। आज यहाँ से 5 साल के बाद आप गोवा के जिस भी रोड से निकलेंगे, आपको निखरता हुआ गोवा दिखेगा। आपको एक न्यू फेस दिखेगा। फॉर लाइव एग्जांपल, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली का बड़ा फर्क ये था, साउथ दिल्ली न्यू बना था, इसीलिए आज उसकी फ्रेशनेस सी फील आती है। गुड़गांव नया बना था, बड़ा नए सिरे से नए कॉन्सेप्ट से बना था। सिमिलर गोवा के इस बेल्ट को 5 साल बाद आप जो कहते हैं कि ये रियल एस्टेट का कॉन्क्रीट जंगल हो रहा है, प्लीज मेरे साथ आइए, ट्रैवल करिए, मैं आपको पीस साइड ऑफ कॉन्ग दिखा देता हूँ। ग्रेट। क्योंकि मैं भी जब जाता हूँ कहीं पे भी, कौन से भी विलेज में जो आपने नाम लिया है, आई सी दैट डिफरेंस। लाइक आई सी दोज ओल्ड पोर्चुगीज हाउसेज एंड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड विलास, और दोनों में मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। एंड आई सी द चार्म इन द ओल्ड हाउसेज एंड ऑल्सो सी चार्म इन द न्यू, ब्यूटिफुली डन, न्यू टैलेंटेड आर्किटेक्ट्स। पुराने ज़माने में भी टैलेंट था, आज के ज़माने में भी टैलेंट है, और हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी जो टैलेंट है दिखाने के लिए। वो कैसी होगी? कंस्ट्रक्शन में ही होगी। बिल्कुल। या मुझे एक सवाल आपसे करना था कि जो आपका जो अभी करंट है, मतलब स्टेटस है या सक्सेस पकड़ लो आप उसको, आप कुछ भी उसको समझ लो, क्योंकि मैंने जितना आपको देखा, यू आर अ वेरी जोवियल पर्सन, और आप हमेशा नॉर्मल रहते हो। ऐसे कोई मतलब कोई दिखावा नहीं है, शोबाजी नहीं है, जैसे कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन जब आप नॉर्थ इंडिया की सिटीज से आते हो तो यू ऑलवेज सी कि मतलब लोग बोलते हैं, बातें अलग सी होती है। आप गोवा के कल्चर में एकदम अलग होता है। गोवा के कल्चर मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है, एंड देन दे टॉक लेस, एंड इवन इफ दे टॉक मोर ऑल्सो दे विल नॉट डोमिनेट। करेक्ट। तो उसमें आपने अब तक हाउ मच फेलियर यू हैव सीन एंड हाउ दिस सक्सेस इज कम? जो क्या हसल्स थी, क्या चैलेंजेस थी आपकी, और अभी आप यहाँ तक आ गए। तो फेलियर के बारे में सबको सुनना रहता है, क्योंकि फेलियर से इंसान सीखता है। करेक्ट। हम सीखेंगे, लोग भी सीखेंगे। नहीं, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं 20 साल से गोवा में रहता हूँ। सो 20 इयर्स में होता यह है कि आज कई लोग आ कहते हैं, अरे आपका बड़ा नाम सुना है, थैंक्स टू यू ऑल्सो प्रसाद भाई, आप हमेशा इस प्यार से बोलते हो, बट बड़ा आप बताओ। तो मेरा कहना होता है कि जहाँ 20 साल आप रह जाते हो, 2 डेकेड्स आप रह जाते हैं, तो वो जगह आपकी हो जाती है और आप जगह के हो जाते हैं। तो आई एम हैप्पी टू से आई एम मोर देन नॉर्थ इंडियन, आई एम गोवन। ठीक है, दैट्स वन थिंग विच ऐसे। एंड अगर मैं गोवा में हूँ, तो फर्स्ट थिंग आई अडॉप्टेड इज अ कामनेस इन माई सेल्फ। आई लव, माई पैशन इज सिंगिंग, माई पैशन इज बाइकिंग। तो वो दोनों चीजें मुझे काम करती हैं। मैं हर संडे को मेरे अभी भी गोवन बाइक फ्रेंड्स, चलाते हो? मैं हमारा गोवा राइडिंग क्लब है। हाँ, हमारा गोवा राइडिंग क्लब है, और हम एवरी अल्टरनेट संडे को ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, कभी कभी लंच करने भी, राइडिंग पे बांदा तक, कहाँ कहाँ तक, बेलगांव तक जाते हैं। तो वो हमारा संडे का सुसेगाट टाइम है। आई डोंट डू रियल एस्टेट ऑन संडेज। ये चीज जो है, मैं अपने नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स को बोलता हूँ, काम जो सेल्फ, आप गोवा में हो तो आप इंजॉय करें, संडे इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करें, मंडे प्रॉपर्टी देख लेंगे। क्योंकि आप लग्जरी बाय करने आए हो, तो लग्जरी बाय हाँ। भाग के नहीं खरीदी जा सकती। तो आई एम सेटल्ड हेयर। अब बात आती है फेलियर की। तो फेलियर में यस, 2 जगह फेलियर रही। निर्वाणा नेस्ट में हमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैंने कहा कि कंपनी होटल की तरफ चल पड़ी और रेजिडेंशियल उसने बंद कर दिया। 2 रीजन थे। शुरू में हम नहीं समझ पाए कि गोवा की ट्रॉपिकल वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, टू मच एक्सट्रीम हीट, नॉट इन टर्म्स ऑफ दुबई जैसी, हम लाइक पीक सन है और बारिश भी वैसी है। तो उसको समझने में समय लगा। दैट अच्छा। वाज अ रियल फेलियर। लाइक आई रियलाइज कि मैं तो सेल्समैन, सेल्स गाय हूँ। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मतलब मैं आई एम द फर्स्ट ब्रोकर जो बिल्डर से ब्रोकर बना है टेक्निकली। मैं निर्वाणा नेस्ट में सेल्स भी देखता था और बिल्डर भी था। तो मैंने जैसे आपको अभी कहा कि मेरे दोस्त को मैंने कहा कि भाई शूज वाले को, तू इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर हो आप भाई बिल्डर मत बनो, बिकॉज बिल्डर होना भी अपने आप में एक टास्क है, उसमें डिटेलिंग करना
और उसको डिटेलिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम। तो वो मेरा बड़ा फेलियर रहा कि मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स एज़ अ कंस्ट्रक्शंस के किए एंड आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इट डे टू डे जॉब इट इज़, तो दैट वाज़ माय बिग फेलियर कि वो मैं गलत कर रहा हूँ। सेकंड, एक मैंने भी शौक-शौक में रेस्टोरेंट खोला, इंडियन जोन्स नाम था, अच्छा चला भी और गिरा भी। And then I realized कि एनी वर्क, इवन वी डू रियल एस्टेट और एनी वर्क, उसकी फूड की बात करें, कंसिस्टेंसी चाहिए, सर्विस चाहिए, ये दो मेरे बड़े मेजर फेलियर रहे, जो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ मैंने। तो फेलियर से इंसान सीखता है। तो वैसे तो प्रसाद भाई फेलियर्स की कहानी तो ये है कि आई वर्कड इन 3 कंट्रीज एंड 14 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 14 स्टेट्स। हाँ, रीज़न बिकॉज मेरे फादर साहब जल्दी चले गए थे, तो मैं 10th के बाद तो पढ़ नहीं पाया और काम में लग गया, तो जो समझ में आता रहा मैं करता गया। तो आई वर्कड इन दुबई, आई वर्कड इन लंदन, आई वर्कड इन चाइना, हांगकांग, काम भी किया, समझा भी, बट देन ईस्ट और वेस्ट और इंडिया इज द मोबाइल बेस्ट। नंबर कितने चेंज किए आपने? नहीं, मोबाइल नंबर जब से गोवा आया हूँ नहीं किया, नहीं किया। इनफैक्ट तो सिंस 2000 से नहीं। पुराने लोग फोन करते हैं? करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे हम भी लगे हुए हैं दोनों भाई, कि पहले के टाइम पे क्या था कि बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस करता था, अब बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंसर बनना पड़ता है, थैंक्स टू अवर टीम, है ना जी। और आज इन्फ्लुएंसर बिजनेसमैन की कोशिश कर, तो कई जगह रील्स फ्लोट हो जाती हैं, पुराने दोस्त सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाते हैं, पूछते हैं, अच्छा भी लगता है और हैरान भी होते हैं कि कैसे जहाँ तक। 2 डेकेड्स के बाद अगर पुराने लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, नंबर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, आप मार्केट में हो, सक्सेसफुल हो, तो इसका मतलब ये मुझे किसने बताया था कि इसका मतलब ये है कि आपकी फाउंडेशन अगर थोड़ी डगमगाई भी तो उसको वापस लाना ज़रूरी है, क्योंकि फाउंडेशन सही नहीं रहेगी तो आप ऊपर नहीं जा सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते। वही चीज़ें हमें आपसे समझ में आ रही है दैट योर फाउंडेशन हैज़ टू बी स्ट्रांग, विच यू अंडरस्टूड वेरी अर्ली। अदरवाइज 20 साल के बाद भी आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। अब बड़ा क्लियर है सर, यहाँ एक लाइन सीख ली है प्रसाद भाई, क्या नहीं करना है। क्या नहीं अगर करना मेरे है? दोस्त, मेरे फ्रेंड्स अगर ये बात समझ जाएं, क्या करना है तो सारी वर्ल्ड को पता है, क्या नहीं करना है ये जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन फिर आप बड़े सॉर्टेड हो जाते हो। रियल एस्टेट में ऐसा है कि अगर आपने गलती कर ली तो आपको बहुत भारी पड़ जाती है। बहुत भारी। मतलब अगर मान लो कोई एक क्लाइंट आ गया है, कोई क्वेरी है, उसको आपको प्रॉपर्टी दिखानी है 50 लाख की, अगर आपने गलती कर दी आपका वो सेल चला जाएगा तो आपका नुकसान हो गया 50 लाख। आपका 50 लाख नहीं, आपका तो कमीशन का नुकसान हो गया। डेवलपर का तो 50 लाख का स्ट्रेट अवे उस दिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर हम दूसरों से सीखते हैं तो हम वो गलती शायद ना करें, अनइंटेंशनली होती तो अलग बात होता है, बट दिस इज़ हाउ यू विल सेव on getting that loss. Correct. This is what we are actually trying to tell people with through this communication with you. Yeah. So learn from someone's failure is much better than your वेरी own. करेक्ट एंड पॉइंट है, हमारी टीम को कहते हैं, हमने हमारे सिस्टम में एक एडिटर ऑडिटर सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हमारा सेल्स रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और कम बिटवीन डेवलपर एंड बायर के बीच में एक प्रॉपर पेपर वर्क, एक स्पेशल किस्म का एमओयू कराते हैं कि वो घर में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या क्या क्या चीज़ें, तो मिसगाइड और मिसलीड ना हो जाए। इस पर आफ्टर सेल्स का जो पॉइंट है, ये अगर शुरू में रियल्टर को खुद और जब उसकी टीम बन जाएगी तब वो अगर ये इसको समझ ले तो देयर इज नो फेलियर इन दिस केस। आपने मतलब एसओपी बना ली है, एक SOP, चेकलिस्ट बना ली है, बिल्कुल। एसओपी बना लिया, उसको प्रोसीजर बना लिया कि इसको ऐसे फॉलो करना है। बिल्कुल, वो हिडन एक्सपेंसेस हैं, लोगों को नहीं दिखते नहीं दिखते हैं, हैं। बट अगर हमने ये बना लिए तो आपके ग्राउंड्स क्लियर हैं और आपका 20 साल तो क्या 100 साल भी नंबर नहीं चेंज होगा। हाँ। और इसको मैं इस तरह से भी कहूँ कि बात कुछ इस तरह से भी बनी कि आज मैं अगर ये बिजनेस को चला रहा हूँ तो ये बिजनेस मोर ओवर माइंड गेम है, सबको पता है, ब्रोकरिंग, रियलिटी, नॉट बिल्डर, नॉट थिंग। बट अगर कल मेरे बच्चे आना चाहेंगे तो मैं क्या लेगेसी पास कर रहा legacy हूँ, pass तो कर अगर मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया मैंडेट सेल्स का, या इवन इसका और एक SOP अच्छे से तैयार कर दिए, तो मुझे लगता है वो आगे भी जाएगा। उसको इनफैक्ट वो इम्प्रोवाइज ही होगा जो आप एसओपी बनाते हो, उसको इम्प्रूव। और आज की जनरेशन तो लोग बोलते हैं जेनजी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उनसे भी बहुत सीखने को मिलेगा ताकि वो कुछ चीज़ें हमें शॉर्टकट में करा दे। सर जेनजीज तो एक देश की सरकार बदल गए और हमको भी बदल गए। अभी आपके आने से पहले 2 बार कपड़े बदलवा दिए जेनजीज ने मेरे तो आई टोटली अप्रिशिएट। मुझे रतन टाटा जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं इनसे सीखो। इनसे सीखो।
जूनियर से सीखो, जूनियर से सीखो। उनके वो स्टोरीज हैं, आप देखेंगे बड़ा मजा आता है और वाकई में फैक्ट हाँ, है। हमारा माइंड थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाता है एक एज के बाद, तो एक आप एज के नए बाद लोगों हम के उनको सिर्फ हार्ड वर्क के एंगल से देखते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, पर हम उनके स्मार्ट वर्क को नहीं देखते, वो स्मार्ट कितने वर्क। स्मार्टली वो काम कर जाते हाँ, मतलब शॉर्ट कर देते हैं हमारा काम शॉर्ट कर हमारा देते काम हैं, शॉर्ट ऐसे मत करो ऐसे करो, करेक्ट। बिल्कुल। तो अभी आपने जब अपना पहला विला बेचा था, तो आपकी जो अभी स्माइल है वो वैसी ही थी या उससे बड़ी थी? नहीं बिल्कुल क्योंकि ऐसी थी। विला का तो मैंने कॉस्ट होता है कुछ, मतलब तब जब आपने बेचा होगा तो 1 करोड़ होगा या 1.5 करोड़ होगा या 2 करोड़ होगा, तब कितनी थी बाय द वे? मैंने सबसे पहला फ्लैट बेचा था गोवा में 40 लाख रुपीस का। अच्छा। मैं इनफैक्ट अगर आप डे बिफोर जेस्टरडे मिले होते हम, तो मेरे लाइफ के सबसे पहले इन्वेस्टर्स जो दिल्ली में थे वो आए हुए थे, उनसे मैं कभी बात भी चल रही। तो 40 लाख का अपार्टमेंट 2006 में बेचा था। और आपको एक शौक देता हूँ कि मैंने 2007 में उस समय 3.5 करोड़ का विला बेचा था, जो आज की वैल्यू 2007 में? 2007 में दैट तो टाइम। आज की तारीख में भी हमें 3.5 करोड़ के विला मिलते हैं, तो 2007 में आज की तारीख से वो 12 करोड़ का होगा। नहीं, वो पोर्चुगीज विला रिवर टच था। अच्छा। और आज के टाइम पे अगर उसकी तो वैल्यू फिर नहीं है, तो उसकी उसकी वैल्यू वैल्यू बहुत नहीं कुछ है है। एक्चुअली वैल्यू की वैल्यूएशन जो थी वो सारी 2020 के के बाद पहले। बहुत डिफरेंटली हाँ। चेंज हो गई। तब तक हम जो भी मार्केट कर रहे थे वो ग्रेजुअल ग्रोथ पे थी। और पोर्चुगीज घर को भी समझना है। हम लोग पोर्चुगीज घर को देखते हैं। और हमने रिसेंटली एक पोर्चुगीज घर का वीडियो शेयर किया, तो किसी ने नीचे लिख दिया मत जाना इस घर में भूत है एंड ऑल दैट सब। वो जैसे कपिल शर्मा शो में आता है ना, कंटेंट का कुछ ऐसा हुआ। हाँ। बट फैक्ट ये था कि पोर्चुगीज घर भी 3 तरह के हैं। एक हिंदू पोर्चुगीज घर, एक कैथलिक पोर्चुगीज घर, एक बिल्ड बाय पोर्चुगीज दैट टाइम। ओके। उन सबके वॉशरूम्स का पैरामीटर्स, उनके ड्राइंग अच्छा। रूम्स, उनकी एयर कंडीशंस, उनकी ओपननेस, सब अलग 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 तरह की है। मैंने सुना है उसमें कलर के हिसाब से, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से पर्टिकुलर कलर का पोर्चुगीज हाउस होता था, मतलब बहुत बहुत डिफेंस बहुत वाले को अलग से, ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए अलग से। बिल्कुल, तो बिल्कुल ही बड़े ही अगर पोर्चुगीज हाउस एक्चुअली एक साइंस था। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जिसके साथ एक छोटी सी कमर्शियल, जैसे आपने कहा डॉक्टर के लिए कॉर्नर था, साइड से वॉशरूम था। हैरानी की बात है कि अगर कैथलिक पोर्चुगीज आ रहे तो उसका वॉशरूम किचन के साथ अटैच था, किचन के साथ क्योंकि वो attached सिर्फ है। पाइप बचा रहा था। नो, देयर वाज प्योरली रॉकेट साइंस। उसके अंदर एक पोर्चुगीज घर है मैंने जिसको रीडू भी किया, मसोरा में कराया था, कि वो घर लिफ्ट हो सकता था। अच्छा। कि जब कभी आपको डबल लेवल करना है तो ऊपर के कपड़े निकाल लिए और डबल लेवल कर लिया उसको। मतलब उसमें तो साइंस एक था, उसमें साइंस था, लोगों टेक्नोलॉजी ने थी। सिर्फ उसको शौक के लिए देखा और किया। वो एक साइंस था। आज भी अगर आप पोर्चुगीज घर बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। ना आपको प्लास्टर की जरूरत है, आपको नारियल की लकड़ी मंडी चाहिए, सिप्पी आपको बीच से मिलेगी, उसको पीस के बनाइए, उसको सेल करिए। आज भी अगर चाहें तो पोर्चुगीज घर बना सकते हैं। इस प्राइस से भी हाफ प्राइस में बन सकता बन सकते हैं। अभी आप जाते हो सेल करने, मतलब यू है। गो विद अभी क्लाइंट्स, मैं अब कम दिखाते हो जाता हूँ। साइट वगैरह? अभी मैं विसिनिटी दिखाने जाता हूँ। जैसे आपने कहा कि अल्दोना की, मैंने अभी एक रील शेयर की थी जहाँ मैंने एक बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट है साई मौली, उसके बारे में बताया। या दूसरी चीज़, अभी मैं विसिनिटी बताने जाता हूँ, सेल्स के लिए टीम जाती है। अब मैं उस मामले में थोड़ा बूढ़ा हो गया। तो अगर आपने अभी एक नया सेल कर दिया आपने खुद से, तो फिर शायद आपकी वो वाली मोमेंट याद आएगी जब आपने पहला विला बेचा था। जी कोशिश रहती है, बट अभी जैसे मैंने कहा कि टीम मैनेजमेंट है, तो पेपर वर्क्स एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मौका नहीं मिलता है। हाँ, आज भी अगर मेरे कई बार दिल तो करता है कि बैठ जाऊँ टीम के साथ और देखो। नेगोशिएशंस कौन करता है, आप करते हो या फिर टीम करती है? नेगोशिएशंस मेरा पार्टनर करता है, पार्टनर करता है, आप भी करते हो? मैं नहीं करता। आप नहीं करते। मैं माय जॉब इज़ लैंड जॉब। मेरा काम है बिल्डर के लिए मैं हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए मेरी टीम है। जैसे हम प्रॉपर्टी अब में सब कुछ करते हैं, तो फॉर बिल्डर आई एम द वन। हाँ, बिल्डर की सेल्स के लिए मैं ही जाता हूँ, लैंड दिखाने करने मैं ही जाता हूँ, बिकॉज उसको उसको बड़े सारे पैरामीटर से देखना होता है। हाँ, मतलब उसको कस्टमाइज सर्विस देना स्टार्ट से लेके एंड तक, वो सारी चीज़ें आपके पास। और काफ़ी सारे अगर लोग हैं और अलग अलग क्षेत्र में, इफ़ दे आर इन एक्सपर्टीज, तो उससे तो फ़ायदा क्लाइंट्स को ही होगा, क्योंकि 4 लोग बताएंगे ना, एक बंदा इसके बारे में बताएगा, दूसरा बंदा किसी और चीज़ के बारे में अब तो बताएगा। प्रसाद भाई आप भी फेस करते हैं चीज़। अब तो स्विमिंग पूल का साइज भी पूछा जाता है। अब तो ये भी पूछा जाता है कि स्क्वायर फीट, अब डिटेलिंग इन स्क्वायर डिटेलिंग फीट। बहुत रेरा होती आने है के बाद कुछ आजकल, बेटर भी हो गया, डिटेलिंग काफ़ी बहुत चीज़ें होती अब है। क्लियर भी हो गई, बट स्टिल टीम इज़ देयर एंड दे आर गुड इनफ टू डू ग्रेट, दैट। ग्रेट। रियल एस्टेट, जैसे हमने पहले कहा था कि मतलब माफिया है, बिल्डर है, ये है वो है, और मतलब जो बिल्डर्स दिखाते हैं वो देते नहीं है, डिलीवरी रॉन्ग होती है, या फिर कभी कभी बायर भी गलत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जो हमने गोवा में देखा है, कुछ हमने भी देखा है, वी हैव सीन सम स्कैम्स ऑल्सो। हमने बायर्स ऑल्सो गेट ट्रैप्ड, क्योंकि स्कैम जब होता है ना वो एक बड़ी लेवल पे हो जाता है,
और उससे बायर के ही पैसे फंसते हैं। जो सेलर होता है उसके साथ अगर स्कैम हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, और जो बायर होता है जो उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व ही नहीं है उसके तो पैसे फंस जाते हैं। तो आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है? मैंने किया है, आपने कितना अनुभव किया है और क्या इसके बारे में आपको बोलना है? प्रसाद भाई, मैंने तो इतना अनुभव किया है कि मैं उस पे एक बुक लिख सकता हूँ। एक मतलब मतलब ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि इसके बारे में ही होना चाहिए था। हाँ, अगर आप इसको करेंगे तो हम 5-6 घंटे भी बात कर बात कर सकते हैं। सकते हैं। एक केस स्टडी की बात करता हूँ आपके साथ। स्कैम की जहाँ तक बात है, ये किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने या किसी सरकार ने किसी के साथ नहीं किया। स्कैम आपका खुद से हो गया। कैसे? आपने उसकी सही ड्यू डिलिजेंस नहीं की। ओके, मतलब अब पेपर आपने ठीक से नहीं चेक किया, नहीं नहीं किए। किया। अच्छा, एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर सब कुछ सही होता तो पुलिस स्टेशन ही क्यों होते? आई एग्री, देयर इज़ अ चीटर इन द मार्केट, टोटली एग्री हूँ और ये बात है। लेकिन कैसे जज हो कि ये चीटर है? अगर वो कोई चीज़ आपको बेच रहा है, अभी होता यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सॉरी मैं इसको यही भी कहूँगा कि आप टैक्सी में बैठे और आपने टैक्सी वाले ड्राइवर से पूछा प्रॉपर्टी लेनी है, तो इमीडिएटली ही टर्न्ड इनटू अ ब्रोकर, ही टेक यू टू समवेयर कि हाँ, ये मेरा दोस्त है, भाई है, ये करेगा और आपने उस पे रिलाय किया और आपने यू जस्ट मूव्ड। अगर आपने रियल एस्टेट प्रोफेशनल ब्रोकर्स को साथ में लिया है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका ऑफिस है, जिसका सिस्टम है, वो आपके साथ गलत कैसे करेगा? मतलब आप बोल रहे हो कि टैक्सी ड्राइवर ऐसे मतलब पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी। वो तो कोई एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी हो सकता है, जिससे आपने प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करे, जो साइंटिस्ट है वो साइंस का काम करे, और जो रियल एस्टेट एजेंट है वो एजेंसी का काम करे। आपने कोई ऐसा एक स्कैम नोटिस किया है क्या सिंपल जो एकदम स्कैम मतलब नोटिस ऐसा किया है मेरे को कि इसको थोड़ा हाईलाइट करना? फैब्रिकेटेड पेपर्स, अच्छा। जिसको आप आए, कहीं से भी आप आए, आपने पेपर आपने कहा हमने लॉयर से चेक कराया था, अच्छा, और मैंने उनसे पूछा लॉयर किसका था? वो तो सेलर का था। सेलर का लॉयर था। तो सेलर का लॉयर तो सेलर की भाषा बोल रहा है, और उसमें क्या था? पेपर फैब्रिकेटेड था। अच्छा, तो सेलर का लॉयर क्यों, मतलब अगर आप जी, यही प्रॉपर्टी ले रहे हो तो? ये सारी बातें जो आती है, वो सारी बातें इससे आती है कि आप जब भी कुछ बाय करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लैंड फर्स्ट, बिल्टअप पे बाद में आते हैं। इन टर्म्स ऑफ जब आप लैंड बाय करते हैं, आपकी चेकलिस्ट कितनी रेडी है? अच्छा। क्या पेपर्स को आपने खुद देखा? क्या पेपर्स आपने अपने लॉयर्स को दिखाए? आप जिस लॉयर पे जा रहे हो, आप उसको किसी रेफरेंस से गए, और आप उसके बाद जिसको स्कैम करते हैं, चलिए ये तो हुई टाइटल की बात कि टाइटल में आपको एक अच्छा लॉयर चाहिए और आपको खुद भी उसको समझ होनी चाहिए कि आप क्या बाय कर रहे हो। आप टेक्निकल में कितना फंसे? आपने ग्रेडियंट्स गोवा का बायलॉ की बुक है, टीसीपी की बुक है, उसमें 0 टू 20 का ग्रेडियंट्स है। आप प्रॉपर्टी परचेज कराते हो जिसमें 0 टू 40 है। उस अरे मैंने तो लैंड का टाइटल देखा था, मेरे साथ स्कैम हो गया। भाई मैंने लैंड का टाइटल देखा था, आपने उसका टेक्निकल नहीं देखा, उसकी कटिंग, हिल कटिंग की परमिशन नहीं मिलेगी, ये आपने कैसे बाय किया? आपने सीआरजेड को चेक नहीं किया, आपने उसको सी समुद्र के पास हैप्पी हैप्पी करके रिवर और सी देखी, आपने देखा कि कोस्टल रीजन जोन एक होता है, और फिर आप उसके बाद मुझे कई बार ऐसे में, वो यार हमारे यहाँ तो नहीं होता। ब्रदर, हर स्टेट के अपने बायला होते हैं। स्कैम का होना बायला को सही तरीके से नहीं समझने का सबसे पहला स्टेप। मतलब जिम्मेदार दो लोग हैं, दो एक तो जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, और जो खरीद बेच में फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटी। इंक्लूडिंग योर रियल एस्टेट एजेंट्स, द लॉयर्स एंड एनीबडी हु इज इन्वॉल्व इन द एंटायर मैं डील। यहाँ नाम नहीं लूंगा प्रसाद भाई, एसआईटी यहाँ गोवा के जैसे छोटे से स्टेट में, द टाइनिएस्ट स्टेट कहा जाता है इंडिया का, कितना बड़ा स्कैम हुआ है यहाँ पे? 100 प्रॉपर्टीज का स्कैम हुआ है। 100 स्कैम, 100। एसआईटी उस पर बैठी है। तो आप सेलर की ऑथेंटिकेशन को नहीं जब देखते, तब सबसे पहली गलती आप वहां कर बैठते हैं। वहां स्कैम, वो स्कैम है रियल स्कैम। आप ये 2 मिनट के लिए खुद हैं, हर जगह फ्रॉड होते हैं, हर स्टेट में होते हैं। मैं ये नहीं कहा, आप वहाँ थॉरो प्रोफेशनल ब्रोकर्स के थ्रू जाइए, और उसके ऊपर और कोई किसी को एडवांस मत दीजिए। हमने कई अक्सर देखा है, अरे मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है, कल ले लो। आप पेशेंसली इसको बैठिए, उसको स्टडी करिए, तो वो स्कैम नहीं होगा। सबसे बड़ा स्कैम आपने आपके तुरंत नज़दीकी, आपके कोई रिलेटिव हो, आपके क्लाइंट्स हो, उनके साथ हुआ है वो सबसे बड़ा वो तो स्कैम? जोक वाला स्कैम है। जोक वाला, वो बोले जी हमने लेक व्यू प्रॉपर्टी ली है। अच्छा। आई सेड वेरी नाइस, कहाँ पर नाइस। ली? और उसको सीआरजेड नहीं लगता। अच्छा। हमने चेक किया है। मैंने कहा कहाँ ली? तो दे टुक मी आउट दैट साइट। तो वो दिसंबर के महीने में जब साइट पे पहुंचे, वो तकरीबन उन्होंने अगस्त सितंबर में ली थी, अगस्त में, और जब मैं तो दिसंबर ड्राई हो पहुंचे गई तो होगी। ड्राई थी। तो मैंने कहा लेक कहाँ गई?
लेक कहाँ गई? ऐसे ये लो एरियाज है, यहाँ पानी भर जाता है, तो इसको उसे उसने लेक व्यू कह लेक दिया व्यू और कह आपने दिया, लेक व्यू करके प्रॉपर्टी को 4 टाइम्स महंगा ले लिया। लेक व्यू था। लेक व्यू था। तो मतलब मैंने जितना तक देखा है, मैंने किसी से सुना है मेरे क्लाइंट से कि उन्होंने उनके दोस्त ने प्रॉपर्टी ली थी गोवा में, और 10 करोड़ का स्कैम हो गया उनके साथ। प्रॉपर्टी एसआईटी में चली गई और उनके तो 10 करोड़ चले गए। बिल्कुल। तो ऐसा कितना अमाउंट का आपने देखा होगा? इसका बहुत सारे अमाउंट का हमने देखा। मैंने एनिमी प्रॉपर्टीज को भी सेल होते देखा, अच्छा, जो कि एनी पर प्रॉपर्टीज होती क्या है? एनिमी प्रॉपर्टीज जो लोग पार्टीशन के टाइम पे यहाँ से पाकिस्तान चले गए, ऐसे सिमिलर पाकिस्तान में भी होता है, जो लोग वहाँ से उस समय छोड़ के इंडिया आ गए, इंडिया आ गई। तो बिकॉज वी बोथ आर एनिमी नेशंस, यस। नॉट फ्रेंडली नेशंस, तो इसलिए उनको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता अच्छा। है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ज़्यादातर आपको अस्सा गाँव में मिलेंगी, और फॉर अ शॉक मेरे ख्याल से 30% प्रॉपर्टीज ऑफ अस्सा गाँव इज नोन एज एनिमी एनिमी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो जब आप वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हो, आपको तो मतलब प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, हाँ, उसके लिए अच्छा लॉयर लेना पड़ेगा। और इसके साथ मैं ऐड करता हूँ, बिकॉज सिंस वी आर ऑन इंटरनेशनल सर्किट टॉक्स, एनिमी प्रॉपर्टीज के साथ साथ पहले गोवा में आपको भी पता होगा कि फॉरेनर्स यूज टू बाय, तब तब रूल था कि आपके पास बी वीजा होना चाहिए एंड अ बिजनेस वीजा पे यू कैन बाय प्रॉपर्टी, जो कि आई थिंक 2009 के बाद शायद वो बैन हो गया। उस समय भी अराउंड 4020 ऐसी अपार्टमेंट्स और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इवन लैंड की प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर फेरा के अंदर नहीं रजिस्टर्ड हुई। उसके ऊपर भी केसेस है, उसके भी पेपर्स को अगर आप नई ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो भी आप तकलीफ तो में आएंगे। इससे तो इंसान डर जाएगा ना, जिस अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और जो हम बातें कर रही है 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ के फ्रॉड का, उसकी तो पूरी मतलब जिंदगी की कमाई पूंजी है। जी। और वो जब गोवा में आएगा बोले यार इतना स्कैम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं तो क्यों खरीदूं? मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि स्कैम नहीं है सर, इट्स बाइंग, जो है वो आपकी सेंसिबल बाइंग है। इसी बात के यहाँ ग्रोथ भी है। फॉर एग्जांपल गोवा है 3470 किलोमीटर, हम्म। उसमें से 65% तो रिजर्व फॉरेस्ट परसेंटेज में हमारा फॉरेस्ट बढ़ा है, जबकि एमपी और दूसरी स्टेट का फॉरेस्ट बढ़ा डेवलपेबल है। कितना है? डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो वी हैव ओनली 7% सेवन डेवलपमेंट, उसमें परसेंट से भी नॉर्थ गोवा कोस्ट लाइन को सिर्फ 2.2% डेवलपमेंट। तो क्योंकि वहाँ 2.2 मतलब सीआरजेड आ जाता है तो। फिर सीआरजेड आ जाता है, फिर हिल्स आ जाती हैं, फिर फील्ड आ जाती हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड है। और उसके अंदर भी टाइटल्स हैं, उसके भी रीजंस हैं, जैसे कि हांगकांग, हांगकांग के अंदर 3 बायलॉ है, हांगकांग का अपना, चाइना उसमें ऐड हुआ उनका, और ब्रिटिशर्स चले गए उनका। तो गोवा है 3 बायलॉज, इंडिया गवर्नमेंट का, इंडिया का। पोर्चुगीज चले गए उनका, गोवा के अपनी जरूरत के हिसाब से अपना। तो जो गोवा है, गोवा के जैसा कौन सा ऐसा कंट्री, विच कंट्री यू रिलेट टू गोवा, जिसमें जो लॉ होंगे या फिर जो उनका मतलब आर्किटेक्चर होगा या फिर उनके लोगों का कल्चर होगा, वो सिमिलरिटी कहाँ दिखती 3 है? स्टेट्स हैं सर अपना गोवा के साथ, अगर आप देखेंगे तो एक तो श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंकन वन करी और कंट्री। हमारी करी सेम है। मैं अच्छा। कहता हूँ हमारी, बिकॉज आई एम नाउ गॉन, आई लव मोर गोवन फूड देन एनी अदर फूड। वहाँ के ऑब्वियसली। कल्चर में भी आप जाएंगे, बिकॉज पोर्चुगीज गोवा रहे, मकाऊ रहे गोवा के हांगकांग के साथ, अपना गोवा में रहे, वो थोड़ा कल्चर अडॉप्ट करके 1900। हाँ, ये 3 जो है उनके सिमिलर फूड है, कल्चर में भी है, कल्चर में इजी सिमिलर। भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, सब कुछ शुरू से उसी पैटर्न पे। तो इफ यू बाय अ प्रॉपर्टी इन दोज places also, then you will feel the kind of culture what we have in Goa. सी कल्चर को अगर आप एक जगह रखें और इजी एक्सेसिबिलिटी को समझें, तो गोवा से बड़ा कुछ नहीं। टाइनी स्टेट्स, 2 एयरपोर्ट ऑपरेटिंग, हाँ। ऑपरेशनल 2 एयरपोर्ट, और 2 एयरपोर्ट अब सुना है कारवार भी आ रहा है, और ऑलरेडी चिपलिन को भी एक्सपेंड कर रहे चिप्पी हैं, वाला। चिप्पी वाला भी। तो अब 4 एयरपोर्ट, 2 बड़े रेलवे स्टेशन, 6 और रेलवे स्टेशन को बड़ा किया जा रहा है। नॉर्थ महाराष्ट्र से भी आते हैं, कर्नाटका से भी आते तो गोवा के तो लोग तो रहेंगे नहीं, 15 लाख 16 लाख, अब 17 लाख पॉपुलेशन बोल रहे हो गोवा की। सो व्हेन यू हैव सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन यू हैव द एयरपोर्ट्स कमिंग, यू ऑलरेडी हैव अ रनिंग एयरपोर्ट मोपा, प्लस यू हैव दाबोलिम एंड यू हैव अदर्स इन दी नेबरिंग स्टेट्स, तो यहाँ पे तो इन्फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल विल कम टू गोवा। मुझे भी ये सवाल आते हैं कि लोग तो बहुत आएंगे, तो गोवा की तो आइडेंटिटी नहीं रहा। हैं। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब, गोवा से बड़ा अच्छा रिलेट करता है। यहाँ पर आपकी विलेज के नाम से आपके सरनेम आते, एवरीबॉडी नोज। मेरा खुद का है। आपका खुद का है, हाँ। ठीक है ना, अमोना से हैं आप, अमोना से है अमोनकर तो हैं। आमोनकर है। दिल्ली वाले का क्या सरनेम है? ऐसा नहीं है, रिलेटेड नहीं है नहीं, इतना दिल्ली तो। का कल्चर क्या है? मिक्स है। क्यों? क्योंकि
दिल्ली में अलग जगह है जगह से आते चित्तरंजन हैं। पार्क से बंगाली रहते हैं। अच्छा। दिल्ली में आप अगर दिल्ली और दिल्ली के एक्सपेंशन को देखें, दिल्ली भी इतना टाइनी स्टेट है। दिल्ली बहुत छोटा है गोवा से। गोवा इतना ही है। गोवा से बहुत छोटा है। हाँ। तो बहुत छोटा है सर, 1670 किलोमीटर का है। एनसीआर को मिला के 4000 भी नहीं होता। तो अगर उसमें भी सबका आना था, सबको वहां पर काम मिलना था, तो गोवा को तो मैं कहता हूं ये है गॉड कंट्री, जहां सबने सबको बिजनेस दिया हुआ। दिल्ली में भी कारपेंटर राजस्थान से ही आता है सर। दिल्ली में भी प्लम्बर उड़िया का ही है, जो गोवा में भी वो वहीं से आता है। वो दिल्ली दिल्ली का नहीं है। हर जगह का अपना एक स्किल्ड लेबर होती है, वो ही माइग्रेट करती है पैन इंडिया में, तो वो यहाँ काम कर रहे हैं। आप गोवा के अंदर, ये तो गोवा को प्राउड फील होना चाहिए कि हम छोटी सी स्टेट कितने सारे होम्स को चलाती है। इनफैक्ट अगर दिल्ली में माइग्रेशन हुई थी, अगर आप देखें पार्टीशन से हुई थी, मैं भी पार्टीशन वाले टाइम मेरी फैमिली आई थी, अगर उस तरह से देखो तो दिल्ली में भी अपना कुछ नहीं था। तो मैंने इसका सवाल एक बार ऐसे दिया था कि जिस जगह आप जब जन्म लेते हो, उसके बाद फिर आप वहाँ 20 साल 25 साल 30 साल आप रहते हो, आपके दोस्त है, आपका काम है, आपका तरीका है बात करने का, उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना, इट्स लाइक गेटिंग मैरिड एंड गोइंग टू योर हस्बैंड्स हाउस। बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो सारे लोग तो कहीं से आके यहाँ सेटल नहीं होने वाले हैं। मतलब अगर कोई सेकंड होम है तो वो सेकंड होम ही है, वो आपका पहला घर नहीं हो सकता। नहीं हो पहला घर तो आपका जो प्रिंसिपल आपकी जगह है वही होगा, वही आप पैदा हुए हैं, शायद वही आप चले जाओगे, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वही चीज़ है कि इसको ये ख़त्म नहीं होगा। तो मे बी यू आर सी रेसिप्रोकेटिंग दैट। माइग्रेशन कभी भी रुकती नहीं है सर। हम्म। माइग्रेशन हमेशा गोवा में आने का एक दो बड़े रीजंस भी हैं। अब माइग्रेशन की जो बात कहूँ तो यहाँ क्लाइमेट ऐसा है कि आपके घर के बड़ों के लिए वो सबसे ऑप्ट है। अगर नॉर्थ इंडिया में सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब हरियाणा सबसे खास सर्दी है, तो यहाँ 3 महीने के लिए माइग्रेट करना आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो माइग्रेट करना चाहते हैं। तो देर इज बड़े सारे रीजन। सेकंड होम के रीजन हमेशा वो सेकंड होम ही है, सेकेंड जैसे होम ही आपने है, कहा कि माइग्रेशन से वो परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट नहीं है। और उसको सर्विस करने के लिए जो इंडस्ट्री की माइग्रेशन लेबर है, वो हमेशा से हर स्टेट में बाहर हर से आई है। स्टेट में बाहर से आई है। हर स्टेट में बाहर से आई है। उसका एक रिसोर्स नहीं है, वो स्किल आपको वहीं पे नहीं मिलेगी, नहीं मिली। जैसे वो आप हर जगह से सिंपल आएगी। सा एग्जांपल है, हमारे सामने ब्रिज बन रहा है, ये राजस्थान की कंपनी बना रही है, हमको नहीं आता, उनको आता। शिप बिल्डिंग उनको नहीं आता, वो हमको आता। तो ये तो शुरू से होता है। स्कैम्स, बायर्स, ट्रैप, मनी, घोटाला तो रियल एस्टेट में तो होना ही है। तो इट इज़ देयर इन एवरी बिजनेस, इट्स जस्ट दैट द बायर्स बी अवेयर, बोलते हैं ना हम लोग, कि आप कितना तक जानते हो और आप किसके पास जा रहे हो। आपकी जो भी फैसिलिटेट कर रहा है डील, वो आपका बंदा ठीक होना चाहिए, इंक्लूडिंग यू। जी बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि देर आर सो मेनी लोकेशंस इन गोवा विच इज़ पर्टिकुलर लेवल। मतलब आप नॉर्थ गोवा में पकड़ लो या सिटी में पकड़ लो या साउथ गोवा में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 टू 1,25,000 ऑल्सो, एंड इट कैन ऑल्सो गो टू 2 lakh 2.5 lakh रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द लैंड ओनली. लैंड ऑन, But I have also seen a variation wherein the land rate is only 8,000 per square meter for a settlement property which is usable, and in the same place I have seen the same area the rates are like 50,000 per square meter. ऐसा क्यों? Why it is overrated? सी द ओवररेटेड का यहाँ मैं एक फैक्टर बोलूँगा थोड़ा सा। सिंस आई एम फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ की एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल। भागते हैं एक चीज़ के पीछे, मतलब एक के पीछे भागना एक के है। पीछे भागते हैं विदाउट नोइंग कि वो क्या है। एग्जाम्पल, हमारे नॉर्थ गोवा का एक बड़ा सेंट्रल एरिया है, जहाँ हर दिल्ली वाले को वहीं घर चाहिए, अच्छा, बिना सोचे समझे कि वहाँ क्यों कौन सी चाहिए। एरिया है? वो असागांव। अब असागांव की बात करते हैं तो असागांव स्टार्ट फ्रॉम वागातोर के इस बेल्ट से, उसको बीच नहीं है। बीच नहीं है उसको, स्ट्रेंज बात यह है, उसको कोई बीच नहीं बीच है। नहीं है, वो और बीच में है। वो बीच में है, वो बीच नहीं है लेकिन सिंस बीच। और उसका दूसरा एंड आता है मापसा। तो आप मापसा के किसी कॉर्नर पे एक लैंड को बाय करते हो, और असगांव कहने से, वो आपका डिफरेंस है सबसे बड़ा। सिमिलर डिफरेंस सियोलिम में है। सियोलिम इस तरफ अगेन बीच नहीं है, रिवर है, लेकिन दूसरी तरफ वो कोचेलिम हाईवे तक टच करता है। तो जहां 6 किलोमीटर का स्पैम होगा, वहां 8,000 से 80,000 का रेट एक बनता है। लेकिन अगेन बायर हैज टू सी कि मैं घर बैठे नहीं, आके उसको फिजिकली
नोटिस करके क्या ये उसके तब उसकी मैं उसके प्राइस तो को जितने भी ये जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको शायद ये समझ में ना आए लोकेशन का नाम, बट मोटा मोटी ये है कि इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक वो एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो प्रिफर्ड लोकेशन है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रिफर्ड होती है वो बीच में होती है। बीच और में जो होती है। कॉर्नर्स जो होते हैं वो किसी और बॉर्डर के होते हैं, तो बिल्कुल उसकी भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बिल्कुल। और उसके रीजन भी है ना, अब फील्ड टच होना, रिवर टच होना, एक थोड़ा हाइट पर होना, उसके उसका कोई एक्स फैक्टर, तभी तो वो तो उसको आसगांव तो प्रीमियम। ओवर रेटेड हो गया आप और बोल रहे असगांव डेफिनेटली ओवररेटेड है। हो, और कोई और ऐसी जगह जो हिंटरलैंड है या फिर जो अब आसगांव जैसी हिंटरलैंड की नहीं है? बड़ा अच्छा मैसेज आया था, एक हम्म। दी ग्रेट बिल्डर ने अच्छा। हमारे बिचौलियों को कितना बड़ा बना। अच्छा। प्रॉब्लम ये नहीं है साहब कि उन्होंने बिचौलियों को ऊपर कर दिया। प्रॉब्लम ये है जो ओरिजिनल बिचौलियों के रिजाइड करने वाले लोग हैं, उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत मुश्किल हो करती। जाती है। आज आप वहां पर एक कह रहे हो कि हम बीच बनाएंगे, कैसे कर सकते हो आप हम्म। कि आप वहाँ बीच बनाओगे? अब आपने उस प्राइस को, बिचोलिम को इतना बिचोलिम शुरू से क्या था, एक सेंटर एरिया जो कि एक्चुअली गोवा का एक पॉइंट जहाँ से बेलगांव, दौड़ा मार्ग हर तरफ जाते थे, वहाँ जाते पर हैं। सारे इंडस्ट्री, छोटे 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 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यस। थी, वहाँ के लोग वहीं पर हैप्पी थे। आपने इनडायरेक्टली आपने बाहर शोर मचा के कि हम बिचोलिम में इतना बड़ा ब्रांड लाए हैं, ये करके अपने बिचोलिम को इनडायरेक्टली डैमेज कर दी। वो लोकल के की रीच से टोटल बाहर कर मतलब जो मार्केट प्राइस अगर 7-8 हज़ार पर स्क्वायर मीटर थी, आज वो 50 हज़ार हो गई, तो वो टच नहीं हो जाएगी। मतलब जो जो लोकल लोग होंगे वो खरीद नहीं पाएंगे, दिस आज इज व्हाट। देखिए सेकेंड होम की बड़ी सिंपल मार्केट है। आज जो बात कई बार लोगों ने, हम भी ट्रोल होते हैं कि लोकल्स के लिए गोवा नहीं रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको कोस्ट लाइन शुरू से एक्सपेंसिव रही थी। कोस्ट लाइन है। आज मैं जब 2006 में गोवा आया था तब मैंने कानगुट 8,000 रुपये मीटर लिया था, कोलवा भी 8,000 रुपये मीटर था। हम्म। एग्रीड हूँ। बट कोस्ट लाइन ठीक है क्योंकि वहाँ पर आपको होटल्स आने हैं, बाकी एक्टिविटी होनी है। रेस्ट ऑफ द एरियाज तो, और कोस्ट लाइन पे अगर ऐसा होता तो पूरा गोवा शुरू से कोस्ट पे ही रहता ना। कोस्ट पे ही रहता। क्यों ये बाकी तालुकास बनते हैं, क्यों ये बाकी, वो सब सबको मालूम था कि कोस्ट पे सिर्फ फिशरमैन कम्युनिटी थोड़ी बहुत रहती थी क्योंकि उनको इजी एक्सेस था, अदरवाइज कोई कोस्ट पे नहीं नहीं रहता रहता। था क्योंकि हेल्थ इतनी बढ़िया नहीं रहती थी। तो कोस्ट आपके सिर्फ आने जाने के लिए, ट्रांजिट के लिए, 2-4 दिन के लिए, होटल्स के लिए ठीक था। लेकिन बिचोलियम ऐसे शहरों को आप प्रमोट करते हैं, आप उनकी बेसिक इंफ्रा को ही खराब कर रहे हैं उस लेवल पे ले जा। तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे कंपनीज में, आई ऑल्सो गेट कॉल्स फ्रॉम मैनी कंपनीज। वो बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, फिर वो वीडियो से ही हमको दिखाएंगे प्रॉपर्टी, और फिर हमें वो बुक करनी है, ना कोई साइट विजिट है, कुछ नहीं है। आपकी कंपनी में सेम ही होता है? नहीं, हमारी कंपनी में ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम सबको कहते हैं कि आप साइट विज़िट करें। हाँ, हम भी नॉर्थ ऑफ गोवा यानी नॉट नॉर्थ गोवा कह के, हम भी सताड़ा में वी डू सेल्स अंडर प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉल प्लॉटिंग स्कीम्स, हम उसके अंदर भी करते हैं। वो उनके लिए जो एक 50-60 लाख की रेंज के अंदर लेकिन अगर आप उसको लोकेशंस पे जब जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये एक्चुअली गोवा ही है। और ये महाराष्ट्र नहीं है, ये वो हिंडरलैंड्स नहीं है, ये वो जंगल्स नहीं है। हम जहाँ भी जो ये प्लॉट दे रहे हैं वो सब आसपास उसकी 50 लाख का 5 करोड़ नहीं करते आप, 50 लाख का 50 लाख 50 लाख का देते हैं। 50 लाख है, उसमें एक प्लॉट है जो लोनेबल प्रॉपर्टी है और हम्म। इजी एक्सेस है, ऑलरेडी हाईवे पर है, और सबसे बड़ी बात हम डेवलप करके सेल करते हैं। मुझे एक डेवलपर ने कहा था कि प्रॉपर्टी आप ऐसे लो जो आपको बेचनी बेचनी पड़े तो बिल्कुल यू इट शुड बी सेलेबल, मतलब बिल्कुल बेच सको। और ऐसे प्रॉपर्टी खरीदो कि आपको कभी ना बेचनी पड़े। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत देखिए आपकी नॉलेज तो मैं हमेशा ही दाद देता हूँ कि आपकी, क्योंकि आप अकेले रियल्टर हैं, जो रियल्टर के साथ-साथ आप एक एजुकेटर रियल्टर हैं। आप एजुकेट करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। ये बातें जो हैं बड़ी बेसिक्स हैं लेकिन जेन्युइन हैं कि आपकी बाइंग की लोकेशन इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। आप थोड़ा महँगा ले लीजिए लेकिन लोकेशंस को माइंड में रख के लीजिए, और ऐसी चीज़ लेनी है जो कल एटीएम होनी चाहिए। एनी टाइम मनी, यू कैन सेल एनी टाइम। तो जो जस्ट डोंट गो फॉर ब्रांड, कि ब्रांड बेच रहा है तो वो एटीएम होगा, ये कैसे डिक्लेयर्ड होता है? यूज योर माइंड, इट इज लाइक दैट। मतलब जैसे अभी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है कोई एक लोकेशन पे, तो अगर उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी और 2 साल के बाद अगर उसको बेचनी है, ऐसे कोई क्लाइंट्स आए आपके पास जो प्रॉपर्टी बेचनी है लेकिन आप नहीं बेच पा रहे हो, और उसका क्या रीज़न है? सर ऐसा जनरली तो हमारे साथ नहीं हुआ है, फ्रैंकली, बिकॉज वी नेवर एवर, हमारे पास काफ़ी मैंडेट्स आते हैं, हम नहीं हर मैंडेट को लेते हैं। जनरली तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर कई बार गवर्नमेंट के कुछ बायलॉज ऐसे हो जाते हैं जो टाइम टेकर होते हैं,
जैसे रिसेंटली ओडीपी अभी इंस्टॉल्ड है, तो हम 5-6 महीने के लिए, जब तक वो उसका रिजल्ट नहीं नहीं आता। आता, तो हम उसे दोबारा मतलब एक बार सेल, हम नए बायर्स को पुराना मतलब मरा हुआ सांप किसी के गले में नहीं डाल सकते। तो अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट सिस्टम्स की वजह से या कोई भी चीज़ों की वजह से कोई प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है, तो इसको बचने के लिए कोई डेवलपर आ रहा है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? तो ही इज़ कमिंग, ही डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट गोवा बट ही वांट्स टू बिल्ड समथिंग हियर, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसे पता नहीं है, तो आप उसको कैसे सेफगार्ड सी, करते हो? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने कहा कि 100 एसआईटी में है प्रॉपर्टीज, हमारी एक भी प्रॉपर्टी एसआईटी में नहीं है। हमारा लीगल, मेरा पार्टनर विशाल बहुत अच्छे से देखता है, और टेक्निकल्स के क्लियरेंसेस मैं पहले देता हूँ। वहां पर आज की स्टेट में क्या हो सकता है, हम वो करंट बात स्टेट, करते हैं करंट स्टेट में। आगे क्या होने वाला वो ये जो कमिटमेंट नहीं है। सीआरजेड सर छोटा हो जाएगा, आप ऑर्चिड से सेटलमेंट कर लेंगे, गवर्नमेंट के बायलॉज आते हैं, और इस स्टेट में नहीं कई स्टेट्स में बायलॉ को एज पर पब्लिक डिमांड या एज पर नीड उसको चेंज करना पड़ता है। हम उसको कभी भी नहीं कर प्रमोट सकते। नहीं करते। अगर आप उसको आज की बाइंग है मेरी, आज मैं उसमें अगर 80% में हूँ तो मैं 80 में हूँ। अगर आप उसको कल की बाइंग से कैलकुलेट करके ले रहे हैं तो प्लीज डोंट बाय। हाँ, तो ये बड़ी सीखने वाली बात है। इट्स लाइक what you get today, what you see is what you need to buy. Correct. What will happen tomorrow is you cannot buy on that basis. Don't judge a property their pricing based on what can happen after 3 years. जैसे कोई प्लॉट होगा जिसमें 3 मीटर की रोड है, बाजू वाले से हमको खरीदनी है, फिर 6 महीने में वो दे देगा, उसकी इन्वेंट्री पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें आती है, उससे आप शायद आपके डेवलपर्स क्लाइंट्स को बचाते होंगे। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। और बहुत सीखने वाली बात है लोगों को, और स्पेशली यंग ब्रोकर्स को, यंग एजेंट्स को, जो ये लोग चीज़ करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि दे विल गेट यू वन प्रॉपर्टी और वो बोलेंगे कि यार ये प्रॉपर्टी है, 6 महीने के बाद ये ऐसा होने वाला है, वो वैसा होने वाला है, इन्वेंट्री पेंडिंग है अभी हो जाएगा, सक्सेशन पेंडिंग है वो अभी हो जाएगा, और ये कभी होता ही नहीं है। देखिए, मैं यंग ब्रोकर्स के लिए एक सिंपल सी बात बोलूंगा। शुरू में जब गोवा आए थे तो लैंड ही एक मार्केट थी। आज लैंड के साथ रिटेल बिल्टअप एक बिल्कुल स्टेबलाइज्ड मार्केट है। आप पहले स्टेबलाइज्ड मार्केट में जाइए, आपको फेलियर नहीं मिलेगा। आपको ये बहुत, एक मैं यंग रियल्टर्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आज से कुछ साल पहले तक मार्केट ही नहीं थी, अब मार्केट है। पर अगर मैं कहूंगा कि आई रिक्वेस्ट माई ऑल गवर्नमेंट इवन न्यू यंग बॉयज टू टेक दिस एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल ब्रोकिंग फर्म। आज रियल्टर्स को प्रॉपर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेस बना के वो अपने जिस भी शुरुआत कर प्लेटफॉर्म सकते से हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं। आप लैंड में एकदम से जंप नहीं मार लिए जब तो तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेते। तो इससे एक सवाल आ रहा है, जो जैसे रेरा आ गया इंडिया में 2017, तो उससे क्या प्रोटेक्शन मिली कस्टमर्स को और एक एजेंट को या डेवलपर को? अब मतलब इज इट गुड फॉर एवरीवन और इट जस्ट अ पेपर वर्क, मतलब और काम बढ़ा दिया? इट इज 99% गुड फॉर एवरीवन। ओके, अच्छा, लोगों को ज्यादातर एक ही ये मिथ है, 1% क्या हो गया? वो भी बता देता हूँ जी कि 99% गुड फॉर एवरीवन इसलिए है क्योंकि वो सबको ये लगने लगा कि अगर बिल्डर नहीं बनाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है ना सर? अब वो 99% तो उनके लिए, 1% बिल्डर के लिए भी अच्छा होगा। एक फॉर एग्जांपल, मेरा एक बायर था जिसने एडवांस दिया 30 लाख का 1 करोड़ के अपार्टमेंट पे, और वो उसके बाद नहीं मिला, नहीं वो मिला। ट्रेसेबल ही नहीं हुआ, और बड़े टाइम तक हम उसको ट्रेस करते रहे। एंड ऑफ द डे द बिल्डर रिजर्व दैट 30 लाख एंड सोल्ड द अपार्टमेंट। एग्जैक्टली। अगर उस समय रेरा होता तो हम उसको रेरा में बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन लगा के ट्रेसेबल नहीं है उसका 30 लाख साइड करके रख देते, या फोरफिट कर जो भी उसका जो भी एग्रीमेंट में अग्रीमेंट डिसाइड में जो होता, लिखा होगा उसके एग्रीमेंटेड हिसाब डूड से। होता। और हुआ क्या, उसके 4 साल बाद दैट सन केम कि मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए, मुझे डॉक्यूमेंट मिला, मिला है। अब उसके ऊपर केस डाल दिया। तो रेरा 99% पब्लिक के लिए अच्छा है, लेकिन 1% बिल्डर के लिए भी बिल्डर अच्छा के लिए है। भी पहली अच्छा एक है। बात, इससे रेरा आने से दो बहुत अच्छी बातें ये हो गई कि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर थे वो बंद वो हो गया। चले गए, उन्हें समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होगा, दे कैन बी हुक एनी टाइम। ये तो एक सबसे बड़ा। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जो फ्लाई होते बाय थे नाइट वो ऑपरेटर कितने सर, साल तक रहते थे? वो थे शुरू में 4-5 साल उन्होंने 4-5 बहुत साल मूवमेंट किया हुआ किया। था, बिकॉज गोवा 2013-14 से एक नया शेप ले रहा था, 16-17 में आया, रेरा अडॉप्ट हुआ। हिंदुस्तान का रेरा दुबई से अडॉप्टेड है, सबको मालूम है दुबई के बायलॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बॉम्बे से अडॉप्टेड हैं, वो बड़े एथिक वाले हैं, ये बेनिफिट था। लेकिन क्या आपको पता है गोवा के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स में रेरा नहीं लगता, हाँ, छोटे प्रोजेक्ट्स में तो नहीं लगता। जिसमें 7 विलाज हैं, जिसमें हाँ, 6 विलाज हैं, मतलब 4 विलाज आठ हैं, यूनिट्स 8 यूनिट्स, तो इट्स अ कैप ऑफ 8 यूनिट्स। अब क्या इसका मतलब आपको टाइटल चेक नहीं करना चाहिए? दोनों चीज़ों में
वो तो करना ही पड़ेगा। इन एनी केस रेरा में भी अगर आपका है तब भी आप टाइटल चेक करें, टाइटल बिकॉज चेक रेरा क्या है, रेरा एक बॉडी है जो वो सारी चेकलिस्ट कंप्लीट करती है कि ओनरशिप है ओनर की, उसका टाइटल रिपोर्ट है, उसने ब्रोशर क्या दिया था, उसके लाइसेंसेस हैं, वो सब उसको चेक करती है। लेकिन आपने टाइटल आपने रिपोर्ट क्या दी किया? है अपना रेरा को, बायर को उस टाइटल रिपोर्ट को पढ़ना है। अगर उसको नहीं लगता तो वो थर्ड लॉयर के पास जाए और उसको पूछे कि यार कि ये उसको सूट कर रहा है। तो ये रेरा के अंदर भी एक पॉइंट है विच रेरा इज वेरी, सो आई सेड 99% यस इट इज वेरी गुड, बट 1% यू हैव टू गुड अप्लाई फॉर योर दैम। माइंड कि वाई रेरा के साथ आपको कोरिलेट करके अपने आप को सेव करा। रेरा तो है ही, बट देन इफ यू आर बाइंग थिंक दैट इट इज नॉट इन रेरा या एंड यू हैव टू एनीवेज डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू इट नॉर्मली एज इफ देयर इज नो रेरा, even if it is in रेरा, इवन इफ सिर्फ इट द इज इन टाइटल रेरा। थिंग आई टॉक अबाउट, यू हैव टू जस्ट चेक अप्रूव प्लान उसके अंदर है, आप अप्रूव प्लान खोल के प्रिंट करके उसको चेक कर सकते हैं क्या आपका अपार्टमेंट उस फिटमेंट। तो ये बेसिक चीजें हैं अगर आप एक डेवलपर है गोवा के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि रेरा तो अभी आया है, बट जो रेरा का जो रेगुलेशंस है हम उसको फॉलो करते आए हैं व्हेन वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। मतलब हम ये देख ही नहीं रहे हैं, बट रेरा के आने के बाद हम उसको भी फॉलो करें, बट वी वर ऑलरेडी इन टू इट, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हो गया। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एज अ एजेंट, एज अ डेवलपर कितना फास्ट हो गया रेरा के बाद? सिर्फ बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि शुरू से हम एनआरआईज को और हम पैरेलल चलते हैं। प्रॉपर्टी हब में हम लोकल मार्केट करते हैं, लक्सफाई में हम एनआरआई एंड आउटसाइड मार्केट करते हैं। उनका सबसे पहला ट्रस्ट प्रोडक्ट के साथ रेरा डेवलप करता है, तो रेरा ने डेफिनेटली वो हेल्प तो किया है और अच्छे स्केल पे हेल्प किया है। आपने एनआरआई की बात की, तो एनआरआई के बारे में मतलब वो लोग क्या अलग देखते हैं? व्हाट, सी अ नॉर्मल बायर, रिटेल बायर फ्रॉम इंडिया एंड समवन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ आस्क? मेरे को ये चाहिए मणि भाई, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो उनका अलग क्या रहता है? आप भी समटाइम यू मे गेट सरप्राइज ना कि ये क्या मांग लिया। सी यहाँ हम आते हैं, हम 2020 होता है, 2020 खेलते हैं इन द सेंस कि आई बिलीव एक 100% सेल्स की, स्पेशली एनआरआई के केस में होता है ज़्यादातर। 40% इज अ प्रोडक्ट, 40% इज अ ब्रांड ओके, एंड 20% व्हाट वी पिच। सो ऐसे हम 2020 खेलते हैं, 20 खेल। 20 खेलते हैं। तो 40% उसका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो क्या बाय उसके मतलब का है कि नहीं, क्योंकि वो जो यहाँ बाय करने आया है, मे बी वो ओपन स्पेस, ओपननेस, या फिर वो जो फॉरेन की बात करते हैं तो नॉर्वे वाला को यहाँ कानगुड अच्छा लगता है, अच्छा, बिकॉज वो इतनी शांति से है, उसको भीड़ चाहिए। भीड़ चाहिए। रिवर्स है मेरे पास क्लाइंट, मतलब मेरे को कानगुड ही चाहिए, क्यों मैं इतनी शांति में अकेले सही रहता हूँ, है। मुझे भीड़ चाहिए। तो आपको सबसे पहले हम एनआरआई की उसकी नीड समझते हैं, वो नीड क्या क्या चाहिए, है? वो फार्मलैंड चाहता है या वो क्या चाहता है। तो वो पहले सबसे पहले तो वो नीड है। फिर वो ब्रांड इसलिए क्योंकि वो दूर से आएगा, तो उसको उसकी एक ट्रस्ट फैक्टर चाहिए कि यार जिस ब्रांड का भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसकी मेंटेनेंस वाइज, वो क्योंकि सेल्फ अवेलेबल नहीं है हाँ, और वो दूर से आ रहा है या बार बार भी दूर से ही आएगा, इवन यहाँ दिल्ली से होगे तो फिर भी आप आ जाओगे, तो उसको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके जिस ऐसे ब्रांड ने बनाया हो जिसके मेंटेनेंस वाइज अच्छा तो ट्रैक आर दे करना। विलिंग टू पे मोर प्राइस फॉर दिस? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अब मार्केट टोटल गूगल से भी उठ के चैट जीपीटी पे चली गई है, तो सबको सबके प्राइजेस पता है। प्राइजेस पता हाँ, है। एक एक्स्ट्रा एज अगर उनको मिल रहा है, अगर उनको नीड है, तो वो अच्छा, दे आर रेडी टू पे, दे आर रेडी टू पे। दे आर रेडी टू। सो एनआरआई क्लाइंट्स बहुत रहते हैं। एनआरआई क्लाइंट्स बहुत रहते हैं। अभी एनआरआई क्लाइंट के साथ भी हो गया है कि मार्केट में जैसे कि अभी पहले अनप्रोफेशनल प्लेयर्स रन कर रहे थे प्रॉपर्टीज, खासकर जब हम प्रॉपर्टी जो देते हैं जिनके आरओआईज बेस हम बात करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज को अब स्टे विस्ता जैसी, सवाया एंड मैनी मैरियट भी आ गया है, गोल्डन तुलिप है, ऐसे बड़े सारे ब्रांड्स रन करने लगे हैं। तो वो जो बायर है, एनआरआई बायर है, उसको एक एश्योरेंस मिल रही है कि मेरी प्रॉपर्टी मेंटेन्ड एंड रन बाय अ ब्रांड रहेगी। जैसे ताज सोलो हाँ, विलास अम्मा के, आप सेलिब्रिटी की बात करें तो अजय देवगन जी का विलास है, काजोल का हाँ, विला है मोयरा में। मोयरा में, उनको ताज अम्मा बनकर, तो उनको है कि प्रॉपर्टी भी मेंटेन्ड हो रही है और मतलब वो उनको ज़्यादा उसमें पेन नहीं चाहिए, आप कस्टमर का पेन प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो जी वो आपके साथ आपके पास आ जाएगा, शायद पैसे भी ना देख ले इतना, बिल्कुल। प्रीमियम मिल जाएगा इफ़ यू आर अ डेवलपर और एन एजेंट, हाँ अगर आप उसकी पेन पॉइंट को समझ के उसको सॉल्व कर दो। जी, सो भी सेड हम 20% ही फिट होते हैं उनके साथ। तो जैसे मैंने कहा था कि मतलब हम जब कोई किताब पढ़ते हैं रियल एस्टेट की, तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ होगी नहीं, ये तो सारी एक्सपीरियंस से आती है जो आप अभी बता रहे हो। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ है या किसी के पास भी 1 करोड़ है, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए गोवा में? से आज आपके पास थोड़ा पीछे भी चलते हैं, थोड़ा आगे भी चलते हैं, हाँ, कि अगर आपके पास में 50 लाख रुपए हैं तो आप मेरे साथ सताड़ा बेल्ट चलिए। अच्छा,
300 मीटर का प्लॉट आएगा, बहुत अच्छी अप्रिशिएशंस मिलेंगी, आप अपना घर बना सकते हैं, लोनेबल है, आज भी लोन मिलता है उस प्लॉट पे। आप नहीं भी रखना चाहें तो 5 साल के बाद ट्रेड भी कर सकते हैं। तो 5 साल के बाद आप वापस ले सकते हो, बिल्कुल, बाय बैक कर सकते हो बिल्कुल, विद अ गारंटेड प्राइस। विद अ गारंटेड प्राइस, हाँ मतलब विद अ गारंटेड ये चीज़ प्राइस अच्छी ये। है। और अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आपको 1 बीएचके या थोड़ा सा अंदर 2 बीएचके, लेकिन ज़्यादातर 1 बीएचके के अपार्टमेंट्स जो इस तरह कोस्ट बेल्ट पे मिलते कोस्ट हैं, बेल्ट में वो अपना एक अच्छी रिटर्न्स भी देते हैं। ऑन एन एवरेज आप 50.5% के रिटर्न लेते हैं। अगर आप 1.2 1.5 तक चले जाते हैं तो आपको वही सेम 2 बीएचके मिल जाता है, कितना उसके स्क्वायर फीट का अप्रिसिएशन होता ज़्यादा। है 1 BHK? 1 बीएचके रफली 800 स्क्वायर फीट के आसपास है। 800 में तो 1 करोड़ के ऊपर जाएगा शायद। 1 करोड़ के आसपास जाएगा, 1 करोड़ और के ऊपर। 1100 1200 1.35 के आसपास जाएगा, ये ओके, एक एवरेज है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है गोवा में। हाँ, बट और इसमें मैं बायर के लिए ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार कारपेट से लोडिंग कैलकुलेट करिए। लोडिंग कैलकुलेट जो जो रेरा ने दिखता दिया है, है, लोग आज उसको समझते हैं कि रेरा ने देख लिया है। रेरा में वही जाता है जो बिल्डर देता जो है, बिल्डर दे रहा है दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन। आप उसको कैलकुलेट करिए कि जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारा रेट नीचे है, तो उनकी लोडिंग कितनी है। लोडिंग तो लोडिंग कितनी है, आप कितना एक्चुअली कारपेट है, एक एवरेज है 45% तक की लोडिंग एक इसको जस्टिफाइड मतलब है। 45%, मतलब अगर 70 की कारपेट है तो लोडिंग के बाद वो 110, 110 की हो 110 वो जाएगी। एक जस्टिफाइड है। लेकिन कई लोग नए बिल्डर्स हैं, हम कई बार उनको कहते भी हैं, लेकिन अरे कुछ अलग अलग हैं जो हम कोशिश करते हैं फिर हमको ना पिच करें, जो 600 700 स्क्वायर फीट 600 700 स्क्वायर फीट को 2200 स्क्वायर फीट कह के फिर उसको 1200, लाख रुपए मीटर कर दो, तो तो वो जस्टिफाइड नहीं है। सस्ता नहीं हुआ, वो प्रोपोर्शनेटली उतना ही हो जाता है या शायद उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता मैंने कहा। है। और देखो मैंने जब हम गोवा में रियल एस्टेट करते थे या कोई भी रियल एस्टेट करता है, तो कोई भी चीज़ें चेंज हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है, तब जाके वो वैल्यूएशन बढ़ती है या घटती है। कोई भी एक इफ़ेक्ट होता है, तो वो इफ़ेक्ट मान लो अभी दाबोले में एयरपोर्ट तो पहले से ही था, तो इस जनरेशन में तो मोपा एयरपोर्ट आ गया, तो सडन चेंज आ गई। आपने वो फेज़ भी देखा होगा जहाँ पे 500 रुपये का या 250 रुपये का जो प्लॉट था, वो आज 5000 या 15,000 पर स्क्वायर मीटर है। मैंने आपको तो बताया जो 670 रुपये वागत और लिया था, आज 1,25,000 रुपये मीटर है, पर स्क्वायर मीटर है। पर स्क्वायर मीटर। तो अभी जब मोपा आ गया, मोपा एयरपोर्ट, तो उससे कौन से शहर एक्सप्लोर होने वाले, मतलब रेट के हिसाब से कौन सी वाली एरियाज? 80 अगेन बात आती है कि आपकी लाइकिंग क्या है। सबसे प्यारी बात, इफ आई से इन अदर स्टेट से गोवा की तरफ देखूं, तो यहाँ पर आप क्या लाइक करते हो। लाइक आप 3 तरह से यहाँ बाइंग करते हैं। एक एप्रिशिएशन के लिए, एक स्टे स्टे, जिसमें हाँ आपको यूज़ पैरेलल करना है आपको। आप एंजॉयमेंट करने के लिए। थर्ड कि मैं फ्यूचर में जाके यहाँ रिजाइड करूँगा। ओके। आप अगर आपने भी कोशिश की होगी, 90% हमें रीसेल नहीं है, क्या फ्यूचर में जाके रिजाइड करने वाले हो, उसकी सोच अलग है। आज नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को सिर्फ एक पोरबंदर ब्रिज जो बैलेंस रह गया, वो अगर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा नॉट अ सिंगल रेड लाइट, आप मोपा से और डबलिंग के बीच में 40 मिनट्स में होंगे। आज एयरपोर्ट की बात करते हैं, अगर एयरपोर्ट की विसिनिटी खाली हिट होती है, तो कई लोग इस तरह का सवाल करते हैं, तो दिल्ली का एयरपोर्ट द्वारका में है और हिट गुड़गांव है, उससे हाँ 15 किलोमीटर दूर। दूर। तो सेम लाइन है कि अगर कोस्ट लाइन एक अपनी वजह से हिट है, अगर आपको स्पेस और खुलापन चाहिए, फ्यूचर में आप रिजाइड करने के माइंड से रहते हो, तो आप थोड़ा साउथ की तरफ जाओगे, या अल्दोना मोइरा की तरफ जाओगे, या महाराष्ट्र की तरफ, मतलब नॉट मॉर्जिम मांद्रिम की तरफ जाओगे। बट इवेंचुअली ये कह सकता हूँ कि अगर आप, फिर वही बात आती है कि हम मिक्स ब्रांड बेचते हैं, होटेलियर्स को भी देते हैं, तो वो मॉर्जिम मांद्रिम देख रहे हैं। सियोलिम इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आज नॉर्थ गोवा का सेंट्रल सियोलिम हो चुका है। आपको पार्टीज करनी है तो आप वागातोर बेल्ट पे आइए, आपको उस तरफ जाना है तो उस तरफ चले जाइए। फिर एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जो कि है तो सैड पार्ट बट ट्रुथ पार्ट ऑफ गोवा, है कि यहाँ कैसीनो का कनेक्ट है, और कैसीनो का अपना ही एक मार्केट है। अगर आपके आज के टाइम पे अगर आप डोनापोला में देखेंगे, तो जो माइग्रेशन आप देखते हैं, वो वो ज्यादातर कैसीनो, कैसीनो से रिलेटेड लोगों ने लेके रखी हुई है। जो धौनापाल का रेट्स बढ़ गया है उसका वन ऑफ बिकॉज द ऑफ बिग कैसीनो। रीजन इज कैसीनो। आज अच्छा। पुरवरिम के इंटरनल एरियाज में जहाँ रेट बढ़ा है, वहाँ पर जो कैसीनो में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की वजह से। डोनापोला में रेट बढ़ा है तो कैसीनोज के उस कैसीनोज की वजह मार्केट से। फ्लो की वजह से। इस तरफ अगर करें, मोपा के आसपास डेफिनेटली एक है, लेकिन मोपा में अभी भी हमारे एक बैलेंस कैसीनो हमको बिजनेस दे रहा है एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, या फिर कुछ है नहीं बिजनेस? कैसीनो अप टू अ लेवल जैस बिजनेस दे रहा नहीं तो वो अपने आप में ही बिजनेस। है। वो अपने आप अगर देखें तो कैसीनो ने पंजिम और इन एंड अराउंड पंजिम को एक ग्रेजुअल ग्रोथ दी है। इसमें
कोई भी दो राय नहीं है, इसमें एक जेन्युइन मार्केट एस्टेब्लिश्ड हुई है, क्योंकि उसका जो स्किल्ड प्लेयर है, जो लेबर है, वो बाहर से ही माइग्रेट होके आएगी रन करने के लिए उसको, वो ठीक भी नहीं। तो आप कह रहे हो कि कोई ऐसी पर्टिकुलर एरिया नहीं है जो एक्सप्लोर होगी मोपा, बिकॉज वी आर अ वेरी स्मॉल स्टेट, तो मोपा दिखता है एक जगह पे। लेकिन अगर आप राजस्थान चले जाओ तो राजस्थान इतना बड़ा है, गुजरात इतना बड़ा है, तो यहाँ पे उस एयरपोर्ट के पास 20 किलोमीटर सर्कल में रेट बढ़ेगी जी। या 25 किलोमीटर के रेडियस में हाँ, रेट बढ़ेगी। करेक्ट। यहाँ ऐसा है नहीं, क्योंकि गोवा है ही उतना सर यहाँ छोटा। 20 किलोमीटर में तो आप मेन सिटी पे आ मेन जाते हो सिटी ना। में आ जाते आप हो 20 तो किलोमीटर में आप मेन सिटी में आ हाँ। गए हो। देखिए लाइकिंग की बात है कि पहले की कालंगुट की लाइकिंग अलग थी। कालंगुट कांदरी, मैंने जैसे कहा कि शुरू में जब मैं एग्जीबिशन करने जाता था, मैं सच्ची आई वाज द फर्स्ट डेवलपर दैट टाइम टू अच्छा। मूव गो एंड डू इट। तो मैंने जब एग्जीबिशन। अंजना में रेट रखा, भागलपुर में रखा, शोले में रखा, इवन बॉगमालो आई स्टार्टेड दैट टाइम, तो ये कौन सी सिटी है ये कौन गोवा सी की। सिटी है? आज वो सिटीज मेन सिटीज कनेक्ट हो मेन चुकी सिटी हैं। है। तो अगर आप सिर्फ आरओआई, अब अगेन बाहर के हाथ में, अगर वो सिर्फ आरओआई से लिंक करना चाहता है तो मैं कहूंगा उसको नॉर्थ गोवा के कोस्ट लाइन से बाहर नहीं आना है। आपने अभी कहा कि आप यू आर द फर्स्ट पर्सन हु डिड द एग्जीबिशंस एंड ऑल दैट। अभी तो आप देख रहे होगे ना, काफ़ी सारे लोग एग्जीबिशन करते हैं, काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे है। तो आपको कैसा लगता है? यू फील लाइक थोड़ा ऑफेंडेड या थोड़ा नहीं, कंपटीशन मुझे लगता है, जेलसी होती है? मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं अपनी टीम को हमेशा कहता हूँ वीकली मीटिंग में कि कंपटीशन हैज़ अराइव्ड। मैं हम्म। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आज से पहले तक आप और मैं जो काम कर रहे थे, वो मैं हम्म। अपने फेलो रियल्टर्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि आज से पहले तक जो भी हम काम कर रहे थे 2025 से पहले तक, मैं कहूँगा हम्म। कि वो ये था जो गोवा को चाहता था, या 2020 के बाद जो से पहले पहले वो गोवा को चाहता था, वो गोवा आता था, उनमें से हम लोगों के साथ वो कनेक्ट होता था और ले लेता था। नहीं तो लेकिन अब गोवा को बेचने लोग गोवा से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जिसमें नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। एग्जाम्पल है। कई ऐसे ब्रांड्स आपने सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ तो मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, अच्छा ये गोवा में बेच रहा है, और बेच गोवा रहे में हैं। नहीं बेच करके दिल्ली में बेच रहा है और बाकी जगह बेच रहा है। ये हम्म। वाला भी एक स्पॉट एंगल है जिसको देखना चाहिए। तो ये बट टैप ऑफ कोर्स करना इजी है मार्केट या डिफिकल्ट है? ये वो मोपा के नाम से कहना उनके लिए इजी है, लेकिन उनकी रियलिटीज नहीं पता है। हम्म। रियल एस्टेट की ये बड़ी मजेदार बात है कि उसके अंदर रियल कितना और एस्टेट कितना है ये नहीं पता चलता। वो अ- क्लेम करते हैं कि हमने ये कर लिया है, हम कहते हैं हम ग्राउंड पर हैं, आप हम तो जाके चेक। आपने कितने भी सीक्रेट्स रिवील करने दो इस पॉडकास्ट में, फिर भी जो बंदा सक्सेसफुल होना है वो अपने इसको एक गाइडलाइन लेके जब जाएगा तब सक्सेसफुल होगा। ऐसे इसको कॉपी पेस्ट से तो शायद नहीं होने वाला। मार्केट ऑलवेज चेंज, हम्म। मेंटोर ऑल्सो समटाइम चेंज। हम्म। कि ठीक है हम भी समझते हैं उन्होंने कैसे मार्केट की, बट समटाइम वो दूर से देखी हुई ग्रास बहुत हरी लगती है, तो हम अच्छी पीछे लगती होके है। देखते हैं कि नहीं नहीं है। ये हमारे एथिक्स और तो लॉयल्टी। ये एक्सपीरियंस से आता है, नंबर ऑफ इयर्स यू स्पेंड इन द सेम बिजनेस। बिल्कुल। करेक्ट। टू रन एनी बिजनेस you need support, like your own company having staff and associates, directors and your network. But how much a channel partner helps you in growing your business, or for that matter for anybody in this business, कोई डेवलपर हो जिसको चैनल पार्टनर की ज़रूरत है, और कितना तक ज़रूरत होनी चाहिए? सी चैनल पार्टनर्स तो is a backbone for any real estate developer, or even me. I'm not a developer, I'm a mandate holders for those developers जो अपनी टीम नहीं क्रिएट कर सकते, और वो जो मेरे साथ सालों से जुड़े हैं, दिनों की भी परफॉर्म टाइमली। तो चैनल पार्टनर्स आज शुरू से, I always have this in my mind and I keep telling my team and they're doing well. At the moment we have 1000 plus trusted channel चैनल partners who only पार्टनर्स selling second homes. ये गोवा में ही है जी नहीं, 1000? पैन इंडिया है। पीपल हु आर सेलिंग सेकंड होम्स आर कनेक्टेड विद अस। तो वो कैसे कनेक्टेड आपके वैसे वी टेक्नोलॉजी हैव अ है जो? फुल फ्लेज टीम ओके। ऑफ डूइंग इट। हम वेबिनार करते हैं, हम मीट्स एंड ग्रीट्स करते हैं अच्छा। स्ट्रीट्स में जाके, हम मीट्स एंड ग्रीट्स करते हैं, वेबिनार करते हैं। हमारी कॉल सेंटर टीम है जो उनको असिस्ट करती है। सोशल मीडिया पे कोलैटरल्स चलते हैं, ये सारे सीक्रेट्स मैं यहाँ खोल रहा हूँ, इनसे वो कनेक्ट होते हैं। फिर हमारी टीम उनको एक प्रेजेंटेशन देती है। वी हैव प्रॉपर गूगल ड्राइव जहाँ से उनको सब प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट के ऊपर जो आज के साइट स्टेटस हैं, हमारी टीम है हर 15 डेज में उसको कवर करती है। वो सब चीज़ें, यानी उनके उनके लैपटॉप और उनके डिवाइसेस पे जब सब कुछ टाइम से होता है, हाँ। सच तो वो कंफर्टेबली इसको, इनफैक्ट हम उनके कोलैटरल्स तक बना के देते हैं, और तो वो उसका ब्रांडिंग उनका वाइट लेबलिंग ब्रांडिंग हो करके, जाता है सो कि? दैट, क्योंकि एक रियल्टर के पास, हर एक के पास बड़ी टीम होना जरूरी नहीं है, और कुछ रियल्टर सोलो चलने में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आपको हम एक तरह से, हम उनकी कोर टीम है जो उनके लिए सब कुछ करते हैं। प्लस
उनके लिए उनको अपने सीट से आना नहीं पड़ता, उनके साइट विजिट भी हम मैनेज करके देते हैं। अच्छा। तो ये यहाँ तक का आप इसको 80-20 रेशियो का, उनका 80% जॉब हम काम करते हैं। कॉलिंग चाहिए, जैसे आपने कहा कि कई बार क्योंकि सिंस आप दूर से आ रहा है आपका क्लाइंट, तो चैनल पार्टनर चाहता है उसका वीसी अभी हो जाए, तो पहले क्लाइंट को वीसी करा दिया, उसने स्टेज सेट कर ली, लाइव कॉलिंग पे देख लिया, और फिर उसने अपना मूड बनाया गोवा आने का। तो इनफैक्ट ये सिर्फ गोवा के लिए नहीं, हिमाचल के लिए, ये ये आपने दोनों स्टेट्स के लिए हम करते हैं। तो आपका एक सब एजेंट बन जाता है, वो नंबर्स बढ़ाने इजी हो जाते हैं, जी। क्योंकि जो परमानेंट स्टाफ होता है वो कितना तक होगा, लेकिन जो एजेंट होता है तो अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि शायद लोग ऐसा प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ सैलरी तो आपको देनी है, और बंदे को कमीशन मिल रहा है, तो अगर अच्छा कमीशन मिल रहा है तो अच्छा काम करेगा। सर उसका और दूसरा रीजन भी है प्रसल भाई, आप एक हर चैनल पार्टनर्स का अपना एक एचएनआई नेटवर्क होता अच्छा। है। व्हाट वी आर सेलिंग इज अ सेकंड होम, और सेकंड होम बायर एक अगर विलाजन आप है तो वो एचएनआई बायर है, नीचे भी है तो वो अच्छा हाई एंड बायर है। तो हर एचएनआई क्लाइंट का अपना एक चैनल पार्टनर होता है, और वो उस पर ट्रस्ट करता है। तो हमारा काम है उस चैनल पार्टनर को सर्च करना और उसको बताना कि इफ योर क्लाइंट इज लुकिंग फॉर सेकंड होम, देन ट्रस्ट अस। कोई चाय वाले ने आपको प्रॉपर्टी दी है? हाँ बिल्कुल दी है। आप चाय छोड़िए, मेरे घर की मेड ने दी है। तो कभी चाय वाले ने हमको अगर लीड दे दिया, आपको लीड दे दी है, तो आप कितना तक भरोसा करते हो और आप फिर उसके बाद क्या करते सर देखिए, लीड्स हर तरफ से आती हैं। ये दो अच्छा, ये सिर्फ आती नहीं है सर, मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं आती, ये लीड भी चैनल पार्टनर से भी ऐसे ही आती है। हो? अच्छा। तो हमने डेफिनेटली उसका एक रेशियो सेट किया हुआ है कि आपने इतना काम कर दिया है मिलवाने का, अगर ये काम होता है तो हम आपको इतना पैसा देंगे। और लेकिन अगर आप इसको सीरियस, और आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, मेरा एक एम्प्लॉय एक टाइम पे बारटेंडर था, अच्छा। उसने एक लीड दी थी और उसका बड़ा इंटरेस्ट रहा, तो उसको मैंने अपने सिस्टम में पुल कर लिया ओके। तो और वो उसको इन्वॉल्व कर दिया इन्वॉल्व कर बिजनेस दिया, में। और वो आज प्रॉपर मेरी टीम का मेंबर है। मेंबर है। बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी जो है वो डेफिनेट आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप तो है कि आपने वो चीज़ को सोचा है। बात चाय वाले से तो आज हमारे प्रधानमंत्री की भी तुलना होती है। तो बात तो ये थी कि आप एक टाइम पे जरूर कोई भी काम कर रहे थे और आपका इंटरेस्ट अगर इसमें है, तो स्टार्ट आपको कहीं से चाहिए, एक बेसिक सस्टेनेंस चाहिए, और फिर आप मूव करिए। और आपने जो कहा कि एक उनका एक नेटवर्क होता है, तो चाय वाले का वो एक नेटवर्क है जिसमें उसका भी वो एक नेटवर्क है अचानक का, जिसने चाय वाले को बता दिया और चाय वाले ने आपको बता आप दिया, तो चाय की बिजनेस हो बात गया। करते हैं सर, चाय तो चलो एक नाम होता है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसको बड़ा अच्छे से देखा जाता है। जितने भी क्लब्स हैं, हम्म। जितने भी बड़े होटेलियर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी ओनर्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद मी फॉर दिस। तो मैं अपने रियल्टर पार्टनर को कहूँगा वो भी आपके कोर चैनल, उनके, क्योंकि वो जो बायर है वो उन पे ट्रस्ट कर रहा है, वो यहाँ स्टेशन है, तो तो आप उसको भी टच में रखें। तो कभी ऐसा कॉल आता है कि मनी जी मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को ब्रोकरेज दे देना, परसेंटेज दे देना, तो फिर आप उनको सारा परसेंटेज दे दो कि उनका तो खाली आपको एक नंबर दे दिया है या फिर बता दिया है कि ये आपने चीज़ ठीक सही कहा, हो? बिल्कुल आता है, ऐसा कॉल भी आता है, बट अगेन देन वी सेट अप सिस्टम कि सर आपके इस एक्सरसाइज के इतने पैसे बनते हैं। मतलब रेफरल कमीशन की रेफरल बात हो, कमीशन, हम रेफरल कमीशन। क्लाइंट आपके कंट्रोल में आ जाता है तो आप उसको दिखा सकते हो प्रॉपर्टीज। सर क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ दिखाना ही तो काम नहीं है ना प्रसाद भाई, देयर इज अ ह्यूज एक्सरसाइज एंड ह्यूज टीम बिहाइंड इट। तो हम उसका रेफरल कमीशन जरूर शेयर करते हैं, और अगर वो पूरी इन्वॉल्वमेंट रखेगा तो फिर पूरी कमीशन लेगा, पूरी कमीशन। यू आर ओके, मतलब आपको लगता है कि बहुत सारे एजेंट्स मार्केट में ऑलरेडी है, लाइक 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, और बाकी सारे जो लोग नहीं हैं वो भी एजेंट्स हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? कितने सारे तो लोग हैं हर एक प्रोफेशन का, उसको उसको ब्रोकर बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको पैसे चाहिए, तो उसको सर क्या हैंडल है ना, कैसे करते एक ये सबसे इजी जॉब लगता है, एक ऐसा हिडन जॉब है। कईयों से हम मिलते हैं, माइग्रेट भी होके आए हैं या क्या करें, मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो इसमें आप उसको गॉज कर सकते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बट हम कोशिश फिर यही होता है कि एक हम जो रजिस्टर्ड करते हैं चैनल पार्टनर्स का, वो रेरा रजिस्टर्ड होगा तभी वो रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज आप रेफरेंस बुक में ही रखो तो बेटर, बिकॉज वो मिसगाइड और मिसलीड करके काम खराब करेगा। आपकी एक बुटीक एजेंसी है रियल एस्टेट की, और काफ़ी सारे बिग कॉर्पोरेट्स भी आ रहे हैं इस बिजनेस में, तो डिफरेंस क्या है? दैट इज, हाउ डू यू कंपेयर? सी डिफरेंस है हमारी ग्राउंड नॉलेज। जैसे मैं सेकंड होम में गोवा, मैं देखता हूँ कि 70% 75% पीपल लव बीचेस। 25 आप हॉलिडे पे भी जाते हो तो ऐसे ही होता है, घर में चिट डलती है, पानी या पहाड़। तो हम्म। पहाड़ में हमने हिमाचल किया है, आई एम वी आर
ओके। coming in हिमाचल में कितने प्रोजेक्ट्स हुए? Himachal में we have 3 projects 3 and 3 in प्रोजेक्ट्स हैं। coming up, and then we are most probably next year we'll be touching Port Blair. वो भी एक नई मार्केट क्रिएट हो रही है, बड़ी एच&आई मार्केट है, बहुत बड़ी एच&आई मार्केट बनने वाली है, सुपर एक्सक्लूसिव मार्केट है, वो एक आ रही है। एंड देन ऑल्सो देयर इज समथिंग वी आर वर्किंग ऑन थाईलैंड। थाईलैंड में तो जगह है you will also become a big corporate or you want to be stay grounded and stay in touch with people directly कि हम ये है? सर मैं प्रसाद भाई बताऊंगा कि 6 months बैक somebody came approach us to sell our Luxofy. We are not in any mood of doing it because we know the groundwork. हमको अपने ग्राउंड से ही लगे रहना ही हम एक अच्छे से सिंडिकेट के साथ एक ग्रेजुअल ग्रोथ के ऊपर चल रहे पैसे के लिए काम कर रहे हो या फिर आप एक पैशन के लिए काम कर रहे हो? हैं, प्योरली पैशन के लिए, प्योरली पैशन के लिए। दिस इज व्हाट आई लव टू डू। तो जैसे मैंने कहा कि लाइक यू वांट टू आल्सो बिकम लाइक अ बिग कॉर्पोरेट और आई पुट इट इन अदर वे जस्ट लक्सोफाई वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years एट मनी वाधवा एंड योर कंपनी? 5 साल में क्या विजन है? टफ क्वेश्चन है, आपको पता नहीं होता डेस्टिनी आपकी कहाँ ले जाएगी, बट स्टिल आई से कि मैं जो रिटेन करता आया हूँ, मैं सबसे पहले उसी को रिटेन करना चाहता हूँ, द ट्रस्टेड कंपनी। द फर्स्ट वी आर द फर्स्ट सेकंड होम मार्केट एक्सपर्ट्स कह सकते हैं आप। 5 साल के बाद डेफिनेटली 2-3 स्टेट्स और आएंगे क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की ही डिमांड है नई नई स्टेट्स की। बट अगर वहाँ बिजनेस है, अगर वहाँ पर एक वर्थ है जाना, तो जाया जाएगा, नहीं तो आई एम हैप्पी टू बी इन गोवा एंड हिमाचल, दैट्स वन। बट हाँ, एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंपनी कि आप टाउन में एंटर करते हैं और आपको लगता है मुझे अच्छी प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो आप एक ट्रस्टेड कंपनी की तरह देखें। जैसे वो गूगल करेगा, लक्सोफाई डालेगा, वहाँ कांटेक्ट करेगा, उसका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है रियल एस्टेट के बारे जी, में तो वो उस हमारी जगह की। टेस्टिमोनी प्रसाद भाई बोलती भी है वो बात। जहाँ तक रही बात कॉर्पोरेट की, तो मैं आज गोवा की से प्राउडली लोगों को बोलता हूँ, लोग ना गोवा को बहुत छोटा देखते हैं और कई बार लोग ना गोवा को लेफ्ट ओवर की तरह से देखते हैं। तो आज हमारे पास डेम्पो है और डेम्पो अपने आप में इतना बड़ा कॉर्पोरेट है नाम कि वो हाँ अच्छे-अच्छे कॉर्पोरेट्स को खत्म कर खत्म सकता कर है। सकते हैं। बट वो गोवा में है तो आप उसको कॉर्पोरेट नहीं गिनते। करेक्ट। डेम्पो इतनी बड़ी इतनी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि आप उसको क्या छोटा समझते हैं, लेकिन वो बड़े शहरों के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को खत्म कर दे। बट वो आप गोवा में अपने आप को मेंटेन करे, सेम वे वो आई वांट ट्रस्ट टू है, मेक। ट्रस्ट वो बिल्ड ट्रस्टेड किया है है। तो सेम आई वांट तो लक्सोफाई विल बी ऑल्सो लाइक दैट दैट। इन द नेक्स्ट 5 years एंड प्रॉब्ली वेरी सून। मैं अपना बड़ा बहुत माइंडसेट क्लियर है कि जो टीम जुड़ी है वो इवेंचुअली हमारी फैमिली मेंबर बन जाती है। हमारे यहाँ से वही टीम बाहर जाती है जो उसको और कहीं ग्रोथ बड़े स्केल पे मिल रही हो तो जाए, नहीं तो वो हमारे साथ बड़ा हैप्पी है और हम उसके साथ बड़े हैप्पी और हम एक फैमिली मेंबर की तरह चलते हैं। मुझे लगता है आज हम 45 पीपल के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें कॉल सेंटर में और डिजिटल मार्केटिंग में टीम गोवा में नहीं है, बाहर है, बाहर भी है। यहाँ कम मिलती है, बट हम इवेंचुअली विल बी टचिंग 100 soon। Which are the exciting projects you are doing right now in Goa and other states? हिमाचल में अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा, क्या रेंज है? 67 lakhs का स्टूडियो अपार्टमेंट वेयर यू गेट 25,000 का ये रेंट मार्केट बैक। रेट है या इन्फ्लेटेड प्राइसेस? नहीं नहीं नहीं, मार्केट रेट है, तो मार्केट रेट है 67 लाख फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट विद 25,000 का रेंट बैक ऑन मेन कसोली शिमला रोड, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो रेंट बैक में तो आप मतलब 4% से ज़्यादा दे रहे हो। जी हाँ, हम वहाँ 4% से ज़्यादा दे रहे हैं स्टूडियोज़ की, वहाँ पर भी गोवा की तरह एक ग्रेजुअल मार्केट है। गोवा में आपकी प्लॉटिंग स्कीम अगर छोटे स्केल पे करना है तो प्लॉटिंग, अपार्टमेंट करना हो तो वी आर सून कमिंग विद नेरुल रिवर व्यू फील्ड व्यू अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स, वहाँ हम ऑलरेडी 1.3 1.5 के रेंज में है। विलास में जो कि आज गोवा का नाम थोड़ा सा अदर मार्केट में ख़राब है कि बड़े महंगे हैं और कई बोर्ड्स मैंने देखे कि आप साउथ चले जाइए नॉर्थ में महंगा है, तो मैं बता दूँ मैं गिरिम और पारा में 4 करोड़ 5 करोड़ के रेंज में, गिरिम, पारा, अल्दोना, मोइरा, सालिगांव, संगोल्डा और नेरुल में मैं 4-5 करोड़ के रेंज में 4 बेडरूम के विलास हम लक्सोफाई मतलब दे रहा है। पॉसिबल है, आपको साउथ और में जाने जिनकी की जरूरत पोजीशन नहीं है। अभी है, जिनकी पोजीशन अनदर 6 months to 8 months है, मतलब पॉसिबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे मिल सही मिलता जाएगा। है सो आप। डू यू हैव योर ओन हाउस? यस आई हैव। आप बिलीव करते हो कि खुद का घर खरीदे या फिर रेंटल है? क्योंकि ये हमने काफ़ी देखा होगा, चर्चा होती है, यूट्यूब पे होती है, लोग बोलते हैं यार रेंट पे रहो, क्यों घर खरीदना है, वेस्ट है। ऐसी बहुत सिंपल है, अगर आप गोवा में रहते हो तो प्लीज घर आज खरीदिए क्योंकि कल ये फिर महंगा होगा। आपका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि जो तो लोग एज्यूम आज की जेनजीज के लिए स्पेशली ये एप्लीकेबल होता है क्योंकि आप जॉब एक जगह से शिफ्ट होगी, आपकी जॉब, आपका खुद का माइंडसेट है कि मुझे उस आज जेनजी चूज करता है उसको कहाँ रहना है।
आज की जो अपकमिंग जनरेशन है वो दे डिसाइड कि उन्हें कहाँ रहना है, फिर वो स्विच भी करते हैं कि अब हो गया ये शहर, आगे चलते हैं। हाँ, तो उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि आप देखिए कभी पूना में पहली जॉब थी या हैदराबाद में थी या बैंगलोर में थी या बॉम्बे में, तो वहाँ बाय कर लो जहाँ आपका कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं या है। तो आप घर वहीं बाय करो जहाँ के आप ओरिजिनली हो। सपोज आप जयपुर से हो, जॉब बैंगलोर कर रहे हो, तो जयपुर में लो। तो मेंटेनेंस भी हो हाँ, जाएगी। बट अगर आप फ्यूचर में जाके ऐसी जगह रिसाइड करना चाहते हो जहाँ आप बैलेंस करना चाहते हो, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज़्यादा हिट हो गया, और इवन आपको अगर ट्रैवल भी करना हो महीने में 1-2 बार, तो गोवा हैज़ कनेक्टिविटी। तो देन कम टू गोवा एंड बाय इट, एंड यू शुड हैव अ हाउस हियर, बिकॉज़ हाउस एक सिर्फ जो होता है आप, वैसे तो आपने सुना होगा आजकल फोहो आ गया, फ्रैक्शन ओनरशिप। 4 लोग मिलके खरीदते हैं, 5 लोग को बोलते हैं, वो कंपनीज़ आ जाती हैं, बड़े-बड़े ब्रांड एम्बेसडर को ले आती हैं, वो उनको लगता है वो ब्रांड एम्बेसडर वहाँ रह रहा है। सॉरी, ये सब यूजलेस बातें हैं, बिकॉज़ आप प्रॉपर्टी नहीं देते, आप एक लेगेसी कैरी ओवर पास ऑन करते हो। मतलब आपका खुद का एक एब्सोल्यूट ओनरशिप का घर होना चाहिए, यहाँ हो या आपकी प्रिंसिपल लोकेशन पे हो, इट्स ऑलवेज बेटर, सो देयर इज नो एनक्रोचमेंट एंड ऑल दैट बिल्कुल, स्टफ। बिल्कुल ऐसे। Why someone should trust you, like even an NRI or anybody who is not known to you, why they should trust you as money and as a company? सर 20 years is a good time. We have testimonies, we have presence in the market, we have 15 plus project going on. अगर उसके बाद भी वो हमको नहीं ट्रस्ट करता तो आई विल से ठीक है, माय बैड लक, आई हैव टू वर्क हार्ड, वर्क मोर। Better. So you take it as a challenge. यस, सम टाइम। तो इतनी सारी बातें हो रही है, बहुत स्लो बात कर ली, मुझे पता नहीं फास्ट किया क्या किया, बट लेट्स गो विथ सम लिटिल बिट ऑफ रैपिड फायर, मतलब इतने फास्ट नहीं है आपका मेरी। फेवरेट आई नो दैट। लॉट ऑफ पीपल आस्क अस ना, जैसे कि इफ आई आस्क यू लाइक नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा नॉर्थ गोवा, अप if टू 60। okay, so if I say that which is that one client you would consider as celebrity, which has given you good business? फॉर मी बॉलीवुड इज नॉट अ सेलिब्रिटी, Okay, but for me industrialist is just a celebrity, celebrity. and for me that industrialist is a road maker Cool. in somewhere Odisha, bought 7 houses for family from me. Wow. तो So मेरी वो सेलिब्रिटी है। that it becomes your celebrity. Your client is your माय celebrity. क्लाइंट इज माय और ये सेलिब्रिटी। पैसे भी देते हाँ, हैं, और रिपीटेड देते हैं। repeated देते हैं. So if not real estate, what you would have been? नॉट एग्जैक्टली, बट गाने जरूर गाता, गाने और जरूर गोवा गाते में हैं. रहता तो मेरी और सर्वाइवल गाने वैसा। गाते हैं और शायद गवाते भी लोगों से. हाँ, आई लव टू करोके, शिफ्ट द माइक्स, आई लव डूइंग दैट। What is that one thing which is a myth but you want to break it about Goa? Goa real estate. जो सही नहीं है लेकिन लोग बोल रहे हैं. सी, लोगों का कहना कि गोवा डाउन जा रहा है इज नॉट देयर। Yes, there is few things, few people have made some villas की को बहुत हाई प्राइस पे कर दिया है, बट 80% मार्केट ग्राउंड रियलिटी पे काम करे, तो मिथ को आके स्टे करके ही रियलाइज कर पाओगे आप। ये मिथ है कि गोवा डाउन जा रहा है। यहाँ अवेलेबिलिटी इतनी टफ है, यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी इतनी टफ है, इसको रैपिड फायर में मैं कवर नहीं कर सकता। तो कैसे इसको मैं कह दूं कि मेरे को पता है कि मैं लैंड नहीं दे सकता हूँ मेरे डेवलपर को, और आप कह रहे हो कि गोवा डाउन जा रहा है। मतलब ये तो करेक्शन हो सकती है लेकिन क्रैश नहीं हो सकती. करेक्शन की वजह नहीं, आज 20 साल से हमने कभी करेक्शन भी नहीं देखी गोवा की, करेक्शन ग्रेजुअल ग्रोथ थी। हाँ, अभी वैरायटी हो गई है, इसलिए आपको कोई ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ले ली और आपको उसको लॉस में बेचना पड़ा? आज तक तो नहीं सर, आज तक तो नहीं. आज तक तो तो नहीं। जितने हाँ, में किसी के बेची, घर कोई इशू हो गया हो, इमरजेंसी हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज नहीं। बट जो प्राइस से ली थी उससे ऊपर में ही बेचा है, जी, नीचे नहीं बेचा. नहीं। तो अभी इस पॉडकास्ट को लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट, इन्वेस्टर्स आर वाचिंग इट, बायर्स आर वाचिंग इट, द यंग ब्रोकर्स, एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, वट एवर यू कॉल, they are watching it. So now, from your side, for last 20 plus years, you are in this industry. What is that golden piece of advice you would like to give to them? See, for my fellow realtors who want to start or have started, anytime they want to meet me, I love to meet and share my story. Not story, I'll share what is the best roadmap they can plan. Method. A method, a roadmap for them. There is a pure success in real estate. कितना This टाइम लगेगा? minimum 1 year. 1 year लगेगा. Let's have 1 year, 1 month, 1 week, 1 day plan. It's there. 1 year is a minimum. You Minimum. have to have कुछ patience. बैकअप रखना पड़ेगा. Yes. मैं आपको इस पे छोटी स्टोरी बताता हूँ। मैंने और विशाल ने जब ये कंपनी स्टार्ट की, यकीन मानिए हमारे पास ऑफिस तो छोड़िए, हमारे पास में एक घर से लाए हुए सामान से हमने समाओ स्टार्ट की।
और एक सम टाइम के अंदर गोवा मतलब एक ऐसा होता है, कहते हैं, वो कहते हैं है तो ईद नहीं तो रोज़ा। यानी आज तो बहुत कमाई होगी, नहीं तो 6 महीने नहीं हुई। तो हमने एक मैकेनिज़्म बनाया कि हम 6 मंथ का सेटअप एडवांस में रखने लगे और फिर टीम को बढ़ाने लगे कि हम 6 मंथ का जो हमारा एक्सपेंस है, मिनिमम एक्सपेंस, फिर आप में एक टीम ऐड करते, फिर हम उनका 6 मंथ का रखते कि 6 मंथ तक एक भी डील नहीं होगी। ये मिनिमम बैकअप आपको चाहिए। तो मेरे फेलो रियल्टर्स के लिए तो एक ही है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक 1 ईयर का प्लीज़ पेशेंस रखें, बैकअप रखें। देयर इज़ प्योरली सक्सेस इफ यू आर डूइंग इट राइट वे। दिन में कितने क्लाइंट्स को मिलना चाहिए? दिन में कितने क्लाइंट्स को मिलना चाहिए? एटलीस्ट 3, 3 कस्टमर्स को मिलना 3, चाहिए। और उसमें बिल्डर भी आपका क्लाइंट है। अच्छा, तो एज ए इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं इन्वेस्टर्स के लिए जो लैंड के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ बुक्स को हाथ में रखिए, टेक्निकल और टाइटल दोनों। कोई कुछ भी कहे, दिल के साथ, दिमाग के साथ दिल को भी पैरेलली कनेक्ट करके रखिए कि हाँ, मैं ये पहले तो उसके बाद मैं लैंड के इन्वेस्टर्स के लिए कहूँगा कि आप पहले देखिए। फॉर बिल्ट अप बायर्स के लिए मैं कहूँगा आपकी लाइकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हो और उसी विसिनिटी में अब डिसेंट मटेरियल है टू लुक ऑफ। उसके लिए थोड़ा समय लेके आइए, 3 नाइट 4 डेज़ के लिए गोवा मत आइए। आप एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए गोवा आइए और फिर बाय करिए। 3 नाइट में डिसीजन मत लीजिए। प्रॉपर्टी के ऊपर कभी कोई गाना ये समझ में आता है आपको? हुँ, कौन सा? आबूदाना ढूँढता हूँ। तो कुछ गा के दिखाओ। आज में गाना तो क्या है, वो एक पुराना है कि एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूँढता ढूंढता है। है, सही बात है। थैंक यू सो मच। सुपर्ब, अमेजिंग। तो इस गाने के साथ ही हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं खुद एक रियल्टर हूँ तो मुझे वो एक रिलेट मैं कर पा रहा हूँ जी, एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो इट्स नॉट अ बुकिश नॉलेज. जी, तो इवन फॉर दैट मैटर एनी बिजनेस you cannot only have bookish knowledge, you need to have a mentor, a coach, or someone who can guide you, and someone who is already in the business for last 20-25 years. And it's just not your knowledge what you have shared the knowledge of the people who are surrounded with you. जी, It's not just about your knowledge. So I think with this podcast a lot of people, the young realtors, the buyers, investors, they'll get a clear idea ki what they should do. जी, They may just catch one or two things from this podcast and that will help, that will solve their problem which been going on their mind for a quite some time now. And as you rightly said that even after this podcast you are available, people can talk to you, they can meet you, and they can take that guidance from you so that they also becomes 10-20% like you, and eventually 100% a good successful realtor, a good successful developer, a good successful real estate person, you can say a realtor. नाम भी एकदम real है realtor में. So I thank you very much for coming here and doing this podcast with us. You have spent a lot of time, मतलब घंटे निकल गए. पॉडकास्ट छोटा होगा लेकिन हम लोग ने बहुत टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, बातें की है, चाय पिया है, बिस्कुट खाए हैं एंड हंसी मजाक हुआ है, गाना हुआ है. और मुझे लगता है कि एज अ रियल्टर लोग आपके जैसे होने चाहिए, जो इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. थैंक आप इसको बस एक बिजनेस की तरह नहीं लेते हो, एक पैशन और इसको एक मूवमेंट की तरह लेते हो, एक हंस के निकाल लेते हो इसको, हर एक दिन को चैलेंज को हंसी मजाक से लेके जाते हो, विच इज़ समथिंग. मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ यहाँ पे विद दैट एटमोसफियर, दैट association also helps the यू। person opposite to you. So thank you very much. I thank you for inviting me for this podcast, Prasad bhai, and definitely we will together do a lot and love to do for our society. Thank you so much.